बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी जनाब, क्या हाल चाल है कोड ऑफ एथिक्स के हमारे। कल हम कुछ कह सकते हैं कि कुछ हमारी एक स्ट्रैटेजी बनी कि हाउ टू गो अबाउट इट। एग्जाम में कोड ऑफ एथिक्स का क्वेश्चन आया, तुमने कैसे लिखना है, कहाँ से लिखना है, अपनी सोच समझ से लिखना है या ये कोड ऑफ एथिक्स की बुक ओपन करके और जो सेक्शन रेलेवेंट है कोड ऑफ एथिक्स का तकरीबन कम बेश स्मार्टली उसको हमने वहाँ पे रिप्रोड्यूस करना है। बिल्कुल कॉपी पेस्ट पर इंटेलिजेंस, ठीक है। नकल के लिए भी अकल की ज़रूरत है, तो वो अकल बहुत ज़रूरी है स्पेशली यहाँ पे। तो नकल के साथ अकल भी चाहिए इसके अंदर। और वो ज़रूरी नहीं, आज हम देखेंगे इंशाल्लाह उसको, कि ज़रूरी नहीं वो सिर्फ एक सेक्शन से रिलेवेंट हो, उसमें एक से ज़्यादा सेक्शंस भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। ओके, तो क्विक रिकैप, कल हमने क्या लर्न किया वेरी क्विकली। सबसे पहले हमने देखा कि हमारे जो कोड ऑफ एथिक्स फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है दैट कंप्राइजेस 3 पार्ट्स। जर्नल जो सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स पे एप्लीकेबल है, 100 टू 150। देन 200 से 291 सेक्शंस एप्लीकेबल हैं सिर्फ उन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स पे जो प्रैक्टिस में हैं, और 300 से 350 वो चार्टर्ड अकाउंटेंट जो बिजनेस में है, इंडस्ट्री में है, और वो रिपोर्टिंग में टेस्ट होता है। हमारे लिए जर्नल और जो CN प्रैक्टिस है पार्ट ए और पार्ट बी ये रेलेवेंट है। फिर हमने रिवाइज किया अपना पुराना नॉलेज, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स जो कि 5 हैं, फिर कॉन्फिडेंशियलिटी रूल की एक्सेप्शंस, फिर उसके बाद हमने इंडिपेंडेंस रूल को समझा, फिर उसके बाद 5 थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस, और फिर उसके बाद सेफ गार्ड्स। और फिर हमने उसके बाद सेफ गार्ड्स को कैटेगराइज किया। कोड में 3 टाइप के सेफ गार्ड हैं। वो सेफ गार्ड जो लॉ, रेगुलेशन और प्रोफेशन ने सेट कर दिए हैं। फिर कुछ सेफ गार्ड्स हैं जो फर्म लगाती हैं, और फर्म 2 टाइप के सेफ गार्ड्स अप्लाई करती है। एक जेनेरिक हैं, जर्नल हैं, जो उन्होंने हर क्लाइंट पे डिसाइड कर लिया कि हमने ऐसे काम करना है, और कुछ सेफ गार्ड्स केस टू केस बेसिस के ऊपर अप्लाई करते हैं। फिर तीसरी टाइप का सेफ गार्ड है जो क्लाइंट अपने सिस्टम में मेंटेन करता है। यूजुअली ऑडिट कमेटीज होती हैं, 2 साल की गवर्नेंस होती हैं, वो कुछ रेस्ट्रिक्शंस और कुछ अपने ऑडिटर की फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑडिट और दूसरी चीज़ों के हिसाब से वो कुछ रूल्स सेट कर लेते हैं। फिर हमने सेफ गार्ड्स को नेचर वाइज समझा कि कुछ सेफ गार्ड जो हैं वो किसी थ्रेट को इनिशियली जो हैं वो किल करने में हेल्प करते हैं, और कुछ सेफ गार्ड्स ऐसे होते हैं जो जब हमें पता चले कि सम रॉन्ग डूइंग हैज ऑलरेडी बीन मेड एंड देन हाउ टू करेक्ट दैट मिस्टेक और रॉन्ग डूइंग, उसमें ज़्यादातर फिर रिव्यूज़ जो हैं वो आ जाते हैं। इसके बाद फिर हमने देखा कुछ 3 बड़े इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हमने डिस्कस किए, जो कि आज उसकी हमें रेलेवेंस भी नज़र आएगी। उसमें नेटवर्क फर्म्स का हमने कॉन्सेप्ट समझा, पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटीज़ को समझा कि कुछ रूल्स एप्लीकेबल होंगे सिर्फ पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटीज़ पे, और फिर हमने रिलेटेड एंटिटी का कॉन्सेप्ट भी समझा था, और ये डिफरेंट एग्जाम्पल्स के साथ। और कल हमने फिर एक पहला क्वेश्चन किया था, फर्स्ट क्वेश्चन, वो हमने कहा कि हमने आइडेंटिफाई किया कि वो कौन से सेक्शन का था क्वेश्चन, कौन से सेक्शन से पूछा हुआ था, जिसको हमने पढ़ा भी और फिर डिटेल में डिस्कस भी किया था हमने, याद है? जी, कौन सा सेक्शन किया था फेमिलियरिटी का, फिर कौन सा था? 290.13 तो नहीं था, ट्रिपल डिजिट में था, 3 डिजिट में था, 131, 290.131। और ये हमने देखा था एज अपोज टू, यानी 290.131, जबकि एक और भी था 290.126। तो ये 126 नहीं, उसने टेस्ट किया था 131 था। अगर कोई
ऑडिटिंग का मेंबर जो है वो स्टाफ के साथ उसका कोई फेमिलियरिटी है या क्लोज रिलेशनशिप है या कोई फैमिली रिलेशनशिप है तो 126। और अगर बिसाइड्स ऑडिट टीम a member of CA firm has some links with the client to फिर 290.13 अप्लाई होता है। अच्छा जी, आए एक और क्वेश्चन देखते हैं, थोड़े से क्वेश्चंस देखते हैं इस तरह रैंडमली और फिर हम कोड का पूरा वॉक थ्रू करेंगे, इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स मार्क भी करेंगे और अंडरस्टैंडिंग भी लेंगे। लेकिन पहले लेट्स डू कपल ऑफ क्वेश्चन। अच्छा, इसी शीट के बॉटम पे, ये क्वेश्चन वाली शीट पे एंड पे क्वेश्चन नंबर 16 है और इसमें मैं देखने लगा आपके साथ ये पार्ट बी, इसको मैं मार्क करने लगा हूँ 2/9। अच्छा, रिक्वायरमेंट वो क्लासिक एक रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट जो मर्जी हो, बस कोड ऑफ एथिक्स आपने आइडेंटिफाई करना है। जब वो कहता है ना आइडेंटिफाई थ्रेट्स एंड सेफगार्ड, तो वो चाहे जो मर्जी लिखे, वैल्यूएट करो, आपने उसी तरह करना है। बस किसी सेक्शन में जाकर उसको आपने लिखना है, क्योंकि हर सेक्शन में थ्रेड भी आइडेंटिफाई हुई है, उस थ्रेड की सिग्निफिकेंस को वैल्यूएट करने के लिए जिन फैक्टर्स को कंसिडर करना है वो भी वही मौजूद होंगे और उससे रेलेवेंट सेफगार्ड भी वही मौजूद होंगे। तो रिक्वायरमेंट की वर्डिंग में भी वर्डेड डिफरेंटली, बट कंसेप्चुअली आपको वो ही लिखना है, ऑलमोस्ट रिप्रोड्यूस करना है स्मार्टली जो उस रेलेवेंट सेक्शन के अंदर लिखा हो। आइए ये सिचुएशन पढ़ते हैं, पार्ट बी है हमारे पास, ये सिचुएशन है और इसके मार्क्स हैं जी हमारे पास 3 मार्क्स। Sameer works as manager assurance in your firm. He has close personal relationship with Saqib, who is the CFO at one of your audit clients. However, you have not assigned that client to Sameer. तो क्या ज़हन में आता है? हमारी फर्म के मैनेजर जो हैं, नो थ्रेट, वो कह रहे हैं नो थ्रेट। जनाब, जो हमने कल पढ़ा था वही दोबारा टेस्ट हुआ है। देयर इज अ थ्रेट, और एक थ्रेट नहीं, 2 थ्रेट नहीं, 3 थ्रेट हैं और वो 290.131 के अंदर ही लिखी हुई हैं। वो 3 थ्रेट कौन सी हैं जी? कल या नहीं? इसमें सेल्फ इंटरेस्ट भी है, फेमिलियरिटी भी है और इंटिमिडेशन में भी क्रिएटेड। तो नो वाला तो कोई चक्कर ही नहीं है। ये कल वाला क्वेश्चन रिपीट दोबारा, इसीलिए मैंने पिक किया था कि देखें आपको रिकॉल होता है कि नहीं होता। तो वो समीर इज नॉट पार्ट ऑफ ऑडिट टीम, लेकिन उसके हमारे क्लाइंट के साथ जो है वो रिलेशन हैं, तो 290.131 लगता है और जो कुछ लिखा है वो आपने स्मार्टली मेंशन कर देना है। और स्मार्टली का मतलब ये कि आपको पता चल गया है मैनेजर है, वो सीएफओ है, तो वो पॉइंट रिपीट करने की जरूरत नहीं है कि आप वो देखें इंडिविजुअल का स्टेटस या डेजिग्नेशन क्या है ऑडिट टीम में और क्लाइंट पे, फिर उनकी जो प्रॉक्सिमिटी या क्लोजनेस ऑफ रिलेशनशिप, उसको वो भी उसने बता दिया कि क्लोज पर्सनल। तो जो फैक्टर कंसिडर करने वाले हैं सिर्फ वही लिखिएगा। सेफ गार्ड को दोनों लिखने पड़ेंगे, फॉर्म को उसको आप देख लें उसकी रीसाइजिंग, या दूसरा था कि आप उसको रिव्यू वगैरह भी फाइल का कर सकते हैं। जी ठीक हो गया। तो ये जस्ट रेपिटेशन थी, मैंने इसलिए पिक किया था कि ज़रा वहीं से हम स्टार्ट में यहाँ पे हमने कल शुरू कर। आइए इसी शीट पे एक और क्वेश्चन देखते हैं। और ये जो हमने ऊपर पहले क्वेश्चन किया था नंबर ए,
अब इसका पार्ट बी देखने लगे और पार्ट बी में इसको नंबर मार्क करते हैं 3/9। आइए जनाब इसको पढ़ते हैं। अच्छा जी, जो रिक्वायरमेंट वही है, मतलब रिक्वायरमेंट जो मर्जी वर्डिंग लिखी हो मतलब वही है। तो योर फर्म हैज बीन अप्रोच्ड बाय जावेद लिमिटेड फॉर एडवाइस regarding investment in Kamran Limited (KL). The spouse of a partner of the firm holds 500,000 shares in K Limited. शायद सिचुएशन ये बन रही है यहाँ पे कि ये हमारी फर्म है ABC एंड को चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है जी। एक क्लाइंट है कामरान लिमिटेड, कामरान लिमिटेड ने हमें अप्रोच किया है कि वो कुछ एडवाइस लेना चाहता है हमसे, या हम उसको बेसिकली चलें डायरेक्शन चेंज कर लेते हैं। वो हमारे पास आया कि उसे हमें एडवाइस चाहिए, हम उसको, वो हमारे पास आया कि मुझे एडवाइस दीजिए। अच्छा नहीं, क्या है? ये फर्म है और क्लाइंट है जावेद लिमिटेड, हमें अप्रोच किया है जावेद लिमिटेड। अप्रोच ये किया है कि वो एडवाइस ये लेना चाहता है कि यार एक एंटिटी है कामरान लिमिटेड, ये जावेद लिमिटेड ना इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, इसके शेयर्स खरीदना चाहते हैं, लेकिन उसको समझ नहीं आ रही कंपनी के क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं। तो वो हमारे पास आया और वो हमसे एडवाइस सीख कर रहा है कि यार मुझे बताएं, ज़ाहिर एक असाइनमेंट है और वो हमें ये कह रहा है कि आप मुझे बताएं क्या मैं कामरान लिमिटेड में शेयर्स खरीदूं, अच्छी इन्वेस्टमेंट है या नहीं है। अब ABC लिमिटेड में बेशुमार पार्टनर्स हैं, उसमें से एक पार्टनर, ठीक है, ए पार्टनर इन योर फर्म, और उस पार्टनर के स्पाउस के पास के लिमिटेड में 5 लाख शेयर। सो जावेद लिमिटेड हमसे एडवाइस मांग रहा है कि मुझे बताएं मैं कामरान लिमिटेड में इन्वेस्टमेंट करूं या ना करूं। हमारी फर्म के एक पार्टनर के स्पाउस के पास कामरान लिमिटेड में 5 लाख शेयर हैं, तो कोई थ्रेट? सेल्फ इंटरेस्ट, फेमिलियरिटी, ओके, अपने ज़हन से लिखेंगे, मार्क्स अच्छे नहीं मिलेंगे। आइए जनाब कोड में, अच्छा अगर आपको याद हो मैंने कहा था ये पार्ट बी बड़ा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए कोड, और इसमें ऑलमोस्ट 10 आउट ऑफ 10 टाइम जो भी सिनेरियो आप देखेंगे सेट है या 220 पे होता है या 290 के ऊपर, 220 या 290। इसमें से अब मैं आता हूँ, ये ज़रा 220 के ऊपर आया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट। अप्रोच ये है कि आपने ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की ना कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं 220.2। यहाँ जो थ्रेट है समझ लें वो और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब ये हमने जो 5 थ्रेट्स लिस्ट की थी, सेल्फ इंटरेस्ट, सेल्फ रिव्यू,
एडवोकेसी, फेमिलियरिटी एंड इंटिमिडेशन, उसमें तो लिस्ट नहीं है, बट ये मल्टीपल थ्रेट्स अराइज होते हैं। आपको याद है मैंने कहा था कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब है कि हमारा अपने क्लाइंट में सिर्फ एक इंटरेस्ट होना चाहिए, प्रोफेशनल, लेकिन जब आपका कोई ज़ाती मफाद भी शामिल हो जाए, कोई और पर्सनल इंटरेस्ट, तो देन इट बिकम्स ए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। आपको समझ नहीं आती मैं माइंड की सुनूं, दिल की सुनूं, दिमाग, क्योंकि एक तरफ आपकी अपना ज़ाती मफाद भी है, दूसरी तरफ प्रोफेशनल इंटरेस्ट भी है, सही एडवाइस करना है, दूसरी तरफ आपके पार्टनर के स्पाउस के शेयर भी हैं, आपका दिल करेगा यार उसको को इन्वेस्ट करेगा, ग्रुप अच्छा है और इन्वेस्टमेंट से और वो बेहतर होगा, तो पार्टनर के स्पाउस के शेयर्स की वैल्यू बढ़ जाएगी, तो जाहिर है किसी का फ़ायदा हो जाएगा। सो दैट दिस क्रिएट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। अब मैं आपको लेके आ रहा हूँ, नहीं ऑडिट की बात ही नहीं, एडवाइस की बात होगी। अब ये एग्जांपल्स ऑफ सिचुएशन, इन एग्जांपल्स में आपने देखनी है सेवंथ बुलेट। अभी आपको याद होगा ये वाली बुलेट, जरा पढ़ें और रिलेट करें अभी जो हमने पढ़ा, क्या ये फिट बैठती है यहाँ पे? Advising a client to invest in a business in which, for example, the spouse of chartered accountant in practice has a financial interest. Yes. तो ये उसने आपको दिया कि जनाब ये बुलेट जेन में रख के उसने ये सिनेरियो बिल्ड किया, पार्टनर, स्पाउस, एडवाइस, 5 लाख शेयर्स, फाइनेंशियल। अब आपको एग्जाम में ये याद होना चाहिए ये सारी एग्जाम्पल के कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, और इसमें से ही उसने कोई ना कोई पूछनी है। और अब आप इसके आंसर को लिखने के लिए सबसे पहले 220.2 7th बुलेट से आप स्टार्ट करें कि ये सिचुएशन जो है ये एग्जांपल है और ये क्रिएट करेगी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ, तो कोई इधर सेल्फ इंटरेस्ट, फेमिलियरिटी, इंटीग्रिटी, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट लिखना है जैसे कोड में लिखा हुआ। अच्छा, इसके बाद ये बेसिकली मैं आपके साथ जो है ना 220 सेक्शन बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ही पढ़ाने लगा हूँ आपको। इस 220.2 में सबसे पहले आपको याद ये इंपॉर्टेंट पैराग्राफ 220.2 जिसमें सारी एग्जाम्पल, तो सपोज इन एग्जाम्पल में से, बुलेट में से एग्जामिनर कोई टेस्ट करता है आपको, इसके बाद आपकी अप्रोच ये होगी, इसके बाद आपने चले जाना है सीधा 220.9 पे। बाकी जो लिखा लिखा रहने में 220.9 पे। अच्छा, एक और भी वैसे मार्क कर दें इसमें जो इम्पोर्टेंट है 220.4, यानी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाला क्वेश्चन आए तो आपने 220.2 से स्टार्ट लेना है, फिर 220.4 भी है। अच्छा, 4 में ये लिखा हुआ है, मैं आपको बताता हूँ कि जब भी वो कह रहा है व्हेन एड्रेसिंग कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इंक्लूडिंग मेकिंग डिस्क्लोजर, शेयरिंग इंफॉर्मेशन, इसमें इंपॉर्टेंट है चार्टर्ड अकाउंटेंट शेल रिमेन अलर्ट टू फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी। तो ये भी ध्यान में रखना है कि आप ऑलरेडी उसमें शेयर होल्डर हैं, तो कोई इंफॉर्मेशन इधर की उधर ना चली जाए, यानी जहां भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अराइज होगा वहां पे वन शुड बी वॉचफुल ऑफ इट्स कॉन्फिडेंशियलिटी रिक्वायरमेंट, क्योंकि ये ब्रीच होने के बहुत चांसेस हो सकते हैं। अच्छा, इसके बाद आपने आ जाना है 220.9 के ऊपर। क्यों आना है? इफ अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इज आइडेंटिफाइड, तो आपको जिस तरह हमने कहा था थ्रेट आइडेंटिफाई हो तो फिर इवैल्यूएट करना है। इस दफा चूंकि ये लंबा सेक्शन है तो उसमें डिफरेंट पैराग्राफ के अंदर ये बातें, वरना आपको मेजॉरिटी केसेस के अंदर थ्रेट, सिग्निफिकेंस और सेफगार्ड एक ही सेक्शन में, जिस तरह 290 पॉइंट का 131 पढ़ा था, तीनों चीजें उसके अंदर थी, थ्रेट भी, इवैल्यूएशन क्राइटेरिया भी और सेफगार्ड भी। बट कुछ जो लंबे सेक्शन है उसमें फिर आपको डिफरेंट पैराग्राफ में चीजें मिलेंगी। तो 220.2 में एग्जांपल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्रिएट हुआ, उसके बाद एक आप पॉइंट लिख सकते हैं कि कॉन्फिडेंशियलिटी रूल का ख्याल रखना है, और फिर 220.9 में आना है कि आप कैसे इवैल्यूएट करोगे। तो ये उसने इवैल्यूएशन का क्राइटेरिया दिया है, ऐसे ही आपने छाप देना है। जब आपने क्राइटेरिया भी लिख दिया तो 220.2 के बाद आप आ गए 220.9। अब जब आपने थ्रेड आइडेंटिफाई कर ली, फिर उसको इवैल्यूएट करने का क्राइटेरिया दे दिया, फिर इसके बाद
क्या आप किस चीज़ की ज़रूरत है नेक्स्ट स्टेप पे? अब क्या बताना है हमें? हाँ, सेफ गार्ड। सेफ गार्ड। अब आपने इसके बाद 220.10 में आपको यहाँ सेफ गार्ड लिखे हुए मिलेंगे, एग्जाम्पल्स ऑफ सेफ गार्ड। अब ये जहाँ जो भी सेफ ख्याल रखना है तो उसके लिए देखिए ना, हम पहले शेयर होल्डर, हम पहले कंपनी के बारे में जानते हैं, तो हम जावेद लिमिटेड को एडवाइस देते हैं कि उस क्लाइंट के बारे में कोई ऐसी इंफॉर्मेशन ना दे दें जो हमें एक्सक्लूसिवली मालूम हो। सेपरेट एंगेजमेंट टीम यूज़ करें, जिसने वो असाइनमेंट करनी है वो और दूसरा और क्रिएट स्पेशल। अब जो जो एप्लीकेबल होंगे अभी मैं दिखाता हूँ। लिमिट एक्सेस टू क्लाइंट फाइल कॉन्फिडेंशियल, फिर रेगुलर रिव्यू ऑफ एप्लीकेशन ऑफ सेफगार्ड बाय सीनियर पर्सनल, हैविंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट हु इज नॉट इन्वॉल्व वो रिव्यू कर ले, या कंसल्टिंग विद थर्ड पार्टी। तो मैंने आपको बताया 220.2 के अंदर बुलेट्स में से कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आइडेंटिफाई होगा, फिर 220.9 आपने लिखना है, और उसके बाद 220.10 220.10। अच्छा, इसके साथ आप इस तरह के क्वेश्चन में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में एक और भी लिख सकते हैं 220.11, जो कि इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में डिस्कस नहीं हुआ, बट किसी और क्वेश्चन में आपको ये डिस्कस होता हुआ मिल जाएगा। तो ये भी आप इस कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर मेंशन कर सकते हैं। तो मैं 220.11 भी मार्क आपको करा, इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या है? obtain their consent। तो बेसिकली यहाँ पे ये कि आपने जावेद लिमिटेड को ये सर्विस देने से पहले आपको डिस्क्लोज करना है कि भाईजान ये हमारे पार्टनर के यहाँ पे कुछ शेयर्स हैं, तो हम पूरी एहतियात करेंगे कि आपको सही तरह की सर्विस दें, बट वी जस्ट वांटेड टू लेट यू नो कि अगर आपको कोई एतराज़ है तो आप पहले देख लें हमसे सर्विस लेने से पहले। हो सकता है क्लाइंट को ये बात ज़ाहिर उसको नहीं पता होगी, जब उसको ये पता चले तो वो कहेगा नहीं नहीं फिर मैं आपसे नहीं कराता, मैं किसी और से कराता हूँ, मुझे कोई इंडिपेंडेंट ओपिनियन। तो ये भी एक किस्म का एक सेफ गार्ड है कि आप इस किस्म की सर्विस में देने से पहले आप क्लाइंट की, इनफैक्ट प्रैक्टिकली ना दोनों क्लाइंट से कॉन्सेंट लेनी होती है। जिस क्लाइंट को एडवाइस दे रहे हैं उसको भी ये फैक्ट बताना है, और जिस कंपनी के बारे में आप एडवाइस करने लगे हैं काम, उसको भी आप ये बताते हैं कि भाई हमें अप्रोच किया किसी ने आपके बारे में एडवाइस करने के लिए, तो क्योंकि हमारा आपसे ऑलरेडी रिलेशन है, तो अगर आप मुनासिब समझते हैं तो हम उनको इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। अब आपने ये करना है, मैंने क्या सीक्वेंस बनाई, 220.2, 220.9, 220.10। अब आपने ज़रा इस क्वेश्चन को एज पार्ट ऑफ लर्निंग एक्टिविटी, इसको ज़रा अब आप रिव्यू कीजिए और देखें कि ये वही पैराग्राफ उसी तरह यूज हो रहे हैं या नहीं हो रहे। देखें और स्मार्टली। So basically it's a combination of 220.2 plus 220.9 plus 220. अब आप अपने कोड ऑफ एथिक्स में वो सामने खोल के पैराग्राफ यहाँ से देखेंगे कैसे लिंक हो रहा है। 4 भी लिख सकते हैं कि आप क्लाइंट से जो है वो कॉन्फिडेंशियलिटी का ख्याल रखें। 11 भी लिख सकते हैं कि आप उनसे कॉन्सेंट भी लें उस चीज़ की। शाबाश, इसको एक दफ़ा देखें और मैच करें उन पैराग्राफ्स के साथ, देखें उसमें क्या चीज़ें कट डाउन की। कट करना है, एडिशनली कुछ नहीं लिखना, उसका कोई नंबर नहीं मिलना। चाहे वो अपेरेंटली आपका सेफ गार्ड बिल्कुल सही लिखता हो बट लिखा लगे, लेकिन अगर वो कोड में नहीं लिखा ना तो नंबर नहीं देने का। ये मैं आपको बिल्कुल ओपनली बता रहा हूँ। ये माइंड का क्वेश्चन नहीं है, ये बुक का क्वेश्चन, जो लिखा है वही से लिखना है।
लो, वेरियस 220.2 220.2 से तो स्टार्ट किया, इंटरेस्ट आर इन कॉन्फ्लिक्ट, वो 220.2 से वो बुलेट आपने उठा के लिंक किया आपने, फिर ये 220.9, ये 2, ये 9 और ये 220.10। यस, 220.2 से आपने देखना है कि ये सिचुएशन उन बुलेट्स में फॉल तो नहीं करती है। तो बात ये समझिएगा, मैंने आपके साथ 220 जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, एग्जाम में अक्सर 3-4 अगर सिचुएशन आ रही है ना, तो उसमें एक आधी लाजमी आपको हर दूसरे क्वेश्चन में एक सिनेरियो ये 220.2 में से कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के लिए आपको मिल रहा होगा। तो बस आप वैसे और पढ़ें, पर एग्जाम पर्पस के लिए यही आपने बातें इसके अंदर लिखनी है जो मैंने आपको मार्क कराई हैं। ये सेक्शन 220 के कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो मैंने आपको मार्क कराया है एग्जाम के लिए, इट इज सफिशिएंट। बाकी चीजें आप पढ़ें, कोई हर्ज नहीं है, बट लिखना इसी हिसाब से। ऑल राइट, चलें जी, गुड पिकिंग जी। अब मैं आ रहा हूँ एक और क्वेश्चन में, बस ये एक आखिरी क्वेश्चन इस तरह का करते हैं, फिर हम सीक्वेंस वाइज चीजों में लेके चलते हैं। मतलब आपको पढ़ के अंदाजा होगा ना ये क्योंकि आपने कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की जब सारे बुलेट्स पढ़े होंगे तो आपको स्ट्राइक होगा कि ये बात, हाँ ये कॉन्फ्लिक्ट, तो फिर आप कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में 220.2 में जाके ढूंढेंगे कि ये वहाँ पे तो नहीं मिलती, या कल जो हमने पढ़ा था वो फेमिलियरिटी में जाती है, किस सेक्शन में जाती है, तो इस तरह ये चीज़ें ट्रिगर होंगी आपको। तो जाहिर है ये फर्स्ट टाइम पढ़ के नहीं ट्रिगर होगा, जब आप कोड ऑफ एथिक्स पढ़ लेंगे चीज़ें, फिर आपको चीज़ें रिलेट होना शुरू होंगी। अच्छा जी, क्वेश्चंस में फर्स्ट शीट के ऊपर ये एक है जी, क्वेश्चन नंबर 12। इसमें मैं आपके साथ देखने लगा हूँ ये नंबर सी, और इसको हम नंबर मार्क करने लगे हैं 4/9। रिक्वायरमेंट जो भी हो, गिव योर व्यूज अंडर कोड ऑफ एथिक्स, आइडेंटिफाई, एवेल्युएट थ्रेट एंड गिव सेफ गार्ड। रिक्वायरमेंट जो मर्जी हो, इट डजेंट मैटर रियली एज फार एज कोड ऑफ एथिक्स क्वेश्चन इज कंसर्न। IGSE Patel, Zahir Limited has approached your firm for transaction advisory services related to acquisition of Javed Limited, which is your audit client. फिर पढ़ते हैं, Zahir Limited has approached your firm for transaction advisory services related to acquisition of Javed Limited, which is your audit client. हिंट ये है, ये फिर वही है जो भी हमने 3/9 किया। मुझे वो 220.2 में ही आपने जाना है और मुझे देख के बताएं कोई बुलेट आपको ऐसा नज़र आता है जो एग्जामिनर ने यहाँ से बना के पिक किया है। ये क्वेश्चन देखें। यस, बुलेट 1, बुलेट 1, providing a transaction advisory service to a client seeking to acquire an audit client of the firm where the firm has obtained confidential information during the course of the audit that may be relevant to the transaction. अच्छा, अब चूंकि वो हमारा ऑलरेडी ऑडिट क्लाइंट है, आंसर की अप्रोच क्या मैंने बताई, 220.2 से आपने कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पिक करना है, फिर 220.9 में जाना है और थ्रेड को उसकी सिग्निफिकेंस को वैल्यूएट करना है और 10 के अंदर सेव दा। लेकिन साथ साथ मैंने कहा 4 और 11। अब यहाँ पे आप इसके आंसर में देखिएगा, आपको वो
4 और 11 भी नजर है। कॉन्फिडेंशियलिटी का ख्याल भी रखना है और कंसेंट भी लेनी है, क्योंकि नाउ यू आर डिस्क्लोजिंग इंफॉर्मेशन अबाउट योर ऑडिट क्लाइंट टू ए न्यू क्लाइंट। तो यहाँ पे आपको वो 4 और 11 भी अप्लाई होता हुआ नजर आएगा। अब जरा देखते हैं कैसे नजर आएगा हमें। जी, क्वेश्चन नंबर 12 का सी पार्ट में ये देखिए, इस दफा आपको ये भी बात नजर, बाकी वही है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट 220.2, फिर वो उसकी सिग्निफिकेंस, और फिर उसके बाद ये सेफगार्ड, और इस दफ़ा आपको वो भी नज़र आएगा 220.11 भी नज़र आएगा, ऑब्टेन द कॉन्सेंट। और ये भी नज़र आ रहा होगा कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, वो बेसिकली 220.4 में भी अलहदा से भी लिखी है और 220.11 के अंदर भी लिखी हुई है एज ए सेफ गार्ड 10 के अंदर। सो दिस इज द मैसेज। मैं आपको बेसिकली गाइड कर रहा हूँ, चीज़ों के बारे में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बट ये एफर्ट करना, इन चीज़ों को समझना और कैसे स्मार्टली लिखना है, दिस रिक्वायर्स योर प्रैक्टिस एक्चुअली। तो यहाँ पे अच्छी बात यह है कि कोई आपको सेफ गार्ड याद नहीं करके जाने कि आपको सोचना पड़े मैंने क्या लिखना है। जो उस रेलिवेंट सेक्शन में लिखा हुआ, जितना लिखा है उसी में से लिखना, वरना यू आर नॉट गेटिंग पास मार्क्स इन दिस प्रोसेस। तो एग्जामिनर का अक्सर कमेंट एथिक्स में यही आता है कि या तो स्टूडेंट ने बिल्कुल ही गलत लिखा है या इतना अच्छा लिखा है। तो देर इज नो इन बिट, क्योंकि अगर आप उस सेक्शन तक पहुंच गए हैं फिर तो आप मेजोरिटी को लिख ही रहे हैं, फिर तो अच्छे नंबर हैं। अगर आप उस सेक्शन तक नहीं पहुंचे और आप अपनी तरफ से लिख रहे हैं तो यू आर नॉट गेटिंग गुड मार्क्स। सो इट्स मेक और ब्रेक, या अच्छा बहुत होता है ये क्वेश्चन अटेम्प्ट एग्जाम में, या ये बहुत बुरा हो जाता है। तो देर इज नथिंग इन बिटवीन एक्चुअली, either you're going to perform well or not so well, that's it। ठीक हो गया जी। चलें, अब हमने 4 क्वेश्चन कर लिए हैं, एक ज़रा एक जर्नल, एक आइडिया लेने के लिए। अब आते हैं एग्ज़ाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट, जिस तरह मैं रिपीटेडली बार बार आपको बता रहा हूँ कि ये 2 सेक्शन हैं जो एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा, बल्कि हर अटैम्प्ट में 220 और 290 से, बाकी किसी चीज़ से कोई टेस्ट नहीं होता। इसीलिए मैं ये जो आपके साथ मैंने 220 डिस्कस कर लिया पूरा, इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, और अब मैं आने लगा हूँ 220 के बाद सेक्शन 290, जो कि इंडिपेंडेंस की रिक्वायरमेंट है रिगार्डिंग ऑडिट एंड रिव्यू एंगेजमेंट। और ये 290 एक सेक्शन, कहने को तो एक सेक्शन है, बट 290 के अपना कंटेंट, और 290 के अंदर आप देखें पैराग्राफ 1 2 3 चलते जा रहे हैं कितने, ये 500 तक। तो खैर ऐसा नहीं है, हर वो उसने जगह छोड़ छोड़ के भी लिखे हुए हैं। तो 290 के अंदर ये सारी सिचुएशंस हैं जो एग्जामिनर जो है फ्रीक्वेंटली इसी में से टेस्ट करता है, 220 या 290। और अब हम ये 290 सेक्शन को रिव्यू करेंगे जी, बिल्कुल करवाएंगे। अब्दुल्ला करवा तो दिए 220 में, 220.2, 220.4, 220.9, 220.10 और 220.11, बस। हाँ ये देखें, असद ने लिख भी दिया 2 4 10, यस, बस ये। ठीक है, आपका आंसर इसी से बनेगा। बाकी तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अराइज होता है कैसे, वो बुलेट दिए में आपने पढ़ना। हाँ, पढ़ के आपको समझ नहीं आएगी तो आप मुझसे पूछेंगे। थ्रेट कैसे वैल्यूएट करनी है वो भी वहाँ लिखा हुआ है, सेफ गार्ड्स क्या लगाने हैं वो भी वहाँ पे लिखा हुआ है, बस।
अब आते हैं 290। अब 290 को जरा स्ट्रक्चर वे में पढ़ते हैं। इसमें भी सारे नहीं पढ़ने हमने, जो इंपॉर्टेंट है मार्क भी कराऊंगा, साथ साथ समझाऊंगा भी, और अब जहां जहां क्वेश्चन आएगा तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो आइए जनाब, लेट्स हैव अ वॉक थ्रू। तो ये अब हम स्टार्ट कर रहे हैं, 290 के अंदर आ गए हैं, यहाँ से हम लेके चल रहे हैं। स्ट्रक्चर ऑफ द सेक्शन छोड़ते जाते हैं, छोड़ते जाते हैं। याद करें, कल मैंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आपसे डिस्कस कर ली थी पहले ही। क्या मार्क किया? 290.13 नेटवर्किंग का कॉन्सेप्ट। तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आपकी फर्म के साथ ही उस क्लाइंट के कोई एथिकल इश्यूज हो। आपकी नेटवर्क वाली फर्म के साथ भी अगर उस क्लाइंट के साथ कोई एथिकल इश्यूज होंगे तो वो ऐसे ही समझे जाएंगे जैसे वो आपके एथिकल इश्यूज हो। तो ये नेटवर्क का इफेक्ट बड़ा परवेजिव हो सकता है। तो ये एग्जामिनर वो जो मिला के 2-3 सेक्शन टेस्ट करता है ना, उसमें एक नेटवर्क भी है। तो 290.13 अभी तक मैंने ये मार्क किया। इसके बाद हमने कल एक और सेक्शन बी मार्क किया था थोड़ा आगे। जो मैं अब नहीं मार्क करा रहा वो मैंने, मेरी नज़र में आपके लिए, मेरे लिए डिस्कस करना ज़रूरी नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। वैसे भी हाँ, आप खुद से पढ़िएगा, जो मैं मार्क नहीं करा रहा पढ़ें, टाइम है। स्पेशली आपकी अटेम्प्ट अगर अभी इमीडिएटली नहीं, इसके बाद है, तो ज़रूर आप पढ़ें, चीज़ों को अंडरस्टैंड करें। जितनी ज़्यादा आपकी क्लैरिटी होगी उतना बेहतर होगा। बट ये वो बेयर मिनिमम चीज़ें हैं जिस तरह हम स्टैंडर्ड्स के अंदर करते थे, इसी तरह कोड ऑफ एथिक्स में भी कर रहे हैं, जो एग्जाम पर्पज़ के लिए बहुत ज़रूरी है। हाँ जी, कल हमने ये भी मार्क किया था जी, पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटीज। ये टेक्निकली यहाँ उसने वो डेफिनेशन ही दोबारा से लिख दी, जो डेफिनेशन के अंदर भी गिवन है, और वो यहाँ पे भी उसने बिल्कुल पब्लिक इंटरेस्ट। यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये है कि आगे आने वाली सिचुएशन में हम देख रहे होंगे कुछ रूल्स सारी कंपनियों पे अप्लाई होंगे, कुछ रूल सिर्फ पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी से अप्लाई होंगे। नेक्स्ट है जी, इसके बाद हमने जो कल एक और मार्क किया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल पॉइंट। ये भी एग्जामिनर बहुत अभी देखेंगे कि 20 टेस्ट करता है मिला के, रिलेटेड एंटिटी का कॉन्सेप्ट। और रिलेटेड एंटिटीज, पाई की रिलेटेड एंटिटी कुछ और हैं, और एक नॉन पाई कंपनी की रिलेटेड एंटिटी कुछ और है। क्या रूल बनाया था, कोई मुझे लिख के बताएगा? पाई की रिलेटेड एंटिटी कौन हो सकती है, कौन कौन हो सकती है, और जो नॉन पाई कंपनीज है, प्राइवेट लिमिटेड हैं और हैं, उनकी रिलेटेड एंटिटी से क्या मुराद है? क्योंकि यहाँ पे हमने पढ़ा कि अगर एक कंपनी के साथ दूसरी कंपनी रिलेटेड है तो फिर जो मसाइल रिलेटेड एंटिटी के साथ वो मेन कंपनी के साथ भी कंसिडर किएंगे। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा लिख रहे हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह, गुड, वेरी नाइस, वेरी नाइस, बिल्कुल सही। सो पाई के केस में तो आप समझें ऑल ग्रुप। तो ग्रुप मीन सब्सिडरी, एसोसिएट्स एंड सब्सिडरी ऑफ पेरेंट्स। सब्सिडरी तो हमारी सब्सिडरी, हमारा पेरेंट, और पेरेंट की जो दूसरी सब्सिडरीज हैं वो भी हमारी रिलेटेड एंटिटी एंड एसोसिएट्स है। बट नॉन पाई के केस में सिर्फ उस कंपनी की जो सब्सिडरी कंपनी है वो उसकी रिलेटेड एंटिटी, और कोई नहीं होगी। इसका मतलब उसका पेरेंट इज नॉट रिलेटेड एंटिटी, पेरेंट की कोई और सब्सिडरी नॉट रिलेटेड, इस कंपनी के एसोसिएट नॉट रिलेटेड, सिर्फ इस कंपनी की जो सब्सिडरी कंपनी है वो इसकी रिलेटेड एंटिटी कंसिडर होगी। और इंशाल्लाह हम इसका क्वेश्चन भी कर रहे होंगे। वेरी नाइस। तो ये मैंने अभी तक ये 3 सेक्शन आपके साथ मार्क कराए। इसके बाद आज एक और बहुत इम्पॉर्टेंट बात, पैराग्राफ जो वो डिस्कस करने लगे हैं। ये भी एग्जाम में टेस्ट हुए एक से ज़्यादा दफ़ा। एंड मर्जर्स एंड एक्विजिशन। अब ये एक सेक्शन नहीं, इसके नीचे काफ़ी सारे सेक्शन हैं। मर्जर्स एंड एक्विजिशन। अच्छा जी, इसमें आप जो टेक्निकली आई वुड से कि ये आपको एक दफ़ा पूरा पढ़ लेना चाहिए मर्जर, लेकिन इसके अंदर भी जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है वो मैं अभी मार्क कराता हूँ और बताता भी हूँ कि मर्जर एंड एक्विजिशन की क्या मुराद है। इसमें जो ज़्यादा चीज़ इम्पोर्टेंट होगी वो बेसिकली लिंक हो रही है 290.35
एंड 290.36, यानी जो एग्जाम में आपको चीजें आंसर बिल्ड करने के लिए इस एरिया में लिखनी पड़ेगी। अच्छा, अब मैं पहले ज़रा आपके साथ ये पढ़ लेता हूँ कि ये है क्या, यहाँ क्या थ्रेट है, क्या सिचुएशन है। ये जो 290 सेक्शन हम पढ़ रहे हैं, ये हमें एक सीए फर्म को अपने ऑडिट और रिव्यू क्लाइंट्स के ऊपर ये थ्रेट्स की सिचुएशन अराइज हो सकती है। तो मैं रीड करने लगा हूँ 290.36। The firm may have completed a significant amount of work on the audit prior to the effective date of merger or acquisition। ठीक है जी। अब थोड़ा सा मैंने कहा पढ़ने के लिए 290.33 को भी पढ़ना चाहिए, मैं आपके साथ पढ़ता हूँ। When as a result of a, ये मैंने कहा पूरा सेक्शन ही जिसमें मल्टीपल पैराग्राफ्स हैं, ये सब इंपॉर्टेंट है, जरूर पढ़ना है। वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दो मैंने बहुत इंपॉर्टेंट मार्क किए हैं। वापस आते हैं, अब मैं 290.33 पढ़ रहा हूँ, जरा समझते हैं कि यहाँ पे इशू क्या है। When as a result of a merger or acquisition an entity becomes a related entity, वो जो पीछे हमने related entity पढ़ा था, of an audit client, the firm shall identify and evaluate previous and current interests and relationships with a related entity that, taking into account available safeguards, could affect its independence and therefore its ability to continue the audit engagement after the effective date of the merger or acquisition। अच्छा जी, सिनेरियो ये बन रहा है कि हम एबीसी एंड कंपनी है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है जी। हम इस कंपनी का एक ऑडिट कर रहे हैं, XYZ लिमिटेड, बड़े आराम से बेहतरीन ऑडिट कर रहे हैं, सब कुछ सही चल रहा है। अच्छा, ड्यूरिंग ऑडिट ही ना, यानी हमारा ऑडिट कंटिन्यू, ऐसा मिलने के कुछ अर्सा हो गया है ऑडिट स्टार्ट करते हुए, XYZ लिमिटेड को पता नहीं क्या सूझी, हमसे डिस्कस किए बगैर इसने ना एक कंपनी एक्वायर कर ली, अपनी सब्सिडरी कंपनी बना ली, DEF लिमिटेड। यानी ड्यूरिंग ऑडिट XYZ लिमिटेड ने एक DF कंपनी के अंदर 60% शेयर्स खरीद लिए। इसका मतलब है कि DF इज नाउ XYZ लिमिटेड सब्सिडरी। और ये अब जब ये सब्सिडरी बन गई तो अब रिलेटेड एंटिटी तो बन गई, क्योंकि पाई और नॉन पाई और सब्सिडरी तो शामिल होती ही है, वरना वही रूल होगा, अगर ये एसोसिएट है तो पाई के केस में प्रॉब्लमैटिक होगी, रिलेटेड एंटिटी बनेगी, नॉन पाई के। मैंने वो रिमूव कर दी, हर्डल स्ट्रेट बना दिया सब्सिडी, क्योंकि हम एक पॉइंट सीख गए, तो ये सब्सिडरी बन गई। इसका मतलब ये हुआ एक्विजिशन से, इसका मतलब ये हुआ कि नाउ बोथ कंपनीज आर रिलेटेड एंटिटीज, they have now become related entities as per पैराग्राफ कौन सा, ये XYZ लिमिटेड और DF लिमिटेड आपस में रिलेटेड एंटिटी बन गई। एज पर पैरा कौन सा है, 290 पॉइंट, शाबाश, मुझे बताएं, ये भी एक प्रैक्टिस है पैराग्राफ से। हाँ, बेशक आप देख देख के बताने, बट इसी तरह ना फिर वो आदत बन जाएगी नेचर। 290.27 के मुताबिक ये रिलेटेड एंटिटी है। अच्छा, हम बड़ा अच्छा ऑडिट कर रहे थे XYZ लिमिटेड से, हम पूरे, इन्होंने एक्विजिशन कर लिया। एक्विजिशन करने के बाद हमें बताया सर वो गुड न्यूज़, मिठाई का डब्बा भिजवाया ऑडिट टीम को, और कंपनी DEF लिमिटेड। ओए होए, आपने अपने मैनेजर को बताया, मैनेजर ने अपनी फर्म में पार्टनर को बात की, पार्टनर सर पकड़ के बैठ गया। क्यों? क्योंकि एक पार्टनर के DEF लिमिटेड में शेयर्स हैं, कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, ठीक है, कोई और सेल्फ इंटरेस्ट। और अगर ये पहले ही पता होता, यानी कि जब हमने ऑडिट एंगेजमेंट एक्सेप्ट की थी कि XYZ लिमिटेड की रिलेटेड एंटिटी ये होती, तो शायद हम ये एंगेजमेंट एक्सेप्ट ना करते, क्योंकि वो थ्रेट इतनी ज़्यादा थी कि हम ये ऑडिट एक्सेप्ट नहीं कर सकते। अब एक सिचुएशन अराइज हो गई, ऑडिट स्टार्ट भी हो गया है, आगे भी चल गया है, तो ये तो इस तरह नहीं हो सकता। DF लिमिटेड में तो हमारा थ्रेट है और उसकी वजह से ये रिलेटेड एंटिटीज़ हैं,
तो जिस तरह अब हम एबीसी कंपनी डीएफ लिमिटेड को ऑडिट नहीं कर सकती, तो सिर्फ डीएफ नहीं बल्कि उसकी जितनी भी रिलेटेड एंटिटी हैं हम किसी का भी ऑडिट नहीं कर सकते। यानी अगर एक में प्रॉब्लम है तो वो कंसिडर की जाएगी कि उसकी सारी रिलेटेड एंटिटी में प्रॉब्लम है। तो इस थ्रेड के साथ जिस तरह डीएफ लिमिटेड का हम ऑडिट नहीं कर सकते थे, इसी तरह हम एक्सवाईजी लिमिटेड का भी नहीं कर सकते, बट हमने तो स्टार्ट कर दिया हुआ है। वो तो हमें तो नहीं पता था, किसी को ख्वाब थोड़ी आई थी। ये तो क्लाइंट ने ऐसा काम किया, क्लाइंट को थोड़ा इंतजार कर लेना चाहिए था, ऑडिट के बाद वो सब्सिडी बनाता। अब हमारे लिए तो मसला हो गया। अब इस मसले का हल यही है कि हमें इमीडिएटली रिजाइन करना पड़ेगा फ्रॉम XYZ लिमिट। यानी हल ये है, रिजाइन करना पड़ेगा। भाई हम आपकी रिलेटेड एंटिटी के लिए एलिजिबल नहीं है, तो आपके लिए भी नहीं। अब इसमें जाहिर है क्लाइंट को भी मसला है, क्योंकि उसका ऑडिट कंप्लीट होने वाला था, वो रिजाइन करेगा नहीं, और वो कैजुअल वैकेंसी, कंपनीज एक्ट की रिक्वायरमेंट, नए ऑडिटर आएगा, फिर वो नए सिरे से ऑडिट करेगा, क्लाइंट को भी मसला होगा, और जाहिर है हमें भी रेवेन्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी भी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। जितना किया उतना तो रेवेन्यू मिल ही जाएगा टाइम प्रोपोर्शनेट बेसिस, बट स्टिल वी आर गोइंग टू लूज गुड अमाउंट ऑफ मनी। तो बेसिकली जो अब जो हम ये पढ़ रहे हैं ना 290.33 और इसके बाद 36, ये बेसिकली ना एक एक्सेप्शन क्रिएट की गई। ये 35 एक रास्ता निकाला गया है ऐसी एक प्रैक्टिकल सिचुएशन के लिए कि जब एज ए रिजल्ट ऑफ मर्जर एंड एक्विजिशन दो एंटिटीज रिलेटेड एंटिटी बन जाएं और हम एक कंपनी का ऑडिट बहुत कर चुके हुए हों, और रिजाइन करना फिर बड़ा ही ऑकवर्ड हो जाएगा हमारे लिए भी, क्लाइंट के लिए भी। तो उसके लिए ना एक रास्ता निकाला गया, एक रास्ता निकाला गया। अब हमें बैकग्राउंड के साथ अब 290.36 समझ में आने लगा। आइए देखते हैं 290.36। अब हमें ये बेहतर तरीके से समझ आ गया। लिखा हुआ है जनाब, द फर्म में हैव कंप्लीटेड a significant amount of work on the audit prior to the effective date of merger or acquisition। पहली शर्त ये है कि हमने उस कंपनी का जो ऑडिट का वर्क है वो सिग्निफिकेंट अमाउंट, अब सिग्निफिकेंट अमाउंट डिफाइन नहीं हुई, क्या 20% सिग्निफिकेंट होगा, मतलब ऑडिट को हम परसेंटेज में कह रहे हैं, 50% होगा, 60 होगा, 70 होगा। एग्जामिनर आपको बड़ा क्लियर बताएगा। 10-20% तो ज़ाहिर सिग्निफिकेंट नहीं है। तो सिग्निफिकेंट से आपके जहन में क्या आएगा कि सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ वर्क कंप्लीट हो गया, तो सिग्निफिकेंस कहाँ से शुरू होगी? ठीक है, फ़हीम के दिल से आवाज़ आई है 50, रिदा कह रही हैं 50 to 60 70, जवाद कह रहे हैं मोर देन 50। अच्छा जवाद, थैंक यू फॉर रेजिंग दिस पॉइंट फॉर मी कि मेरा ख्याल मोर देन 50, जस्ट 51 52 ये तो मेजॉरिटी वर्क है, सिग्निफिकेंट तो नहीं हुआ ना। मेजर वर्क सिग्निफिकेंट हैज़ टू बी मोर देन मेजर। सो प्रॉब्ली आई वुड से कि एटलीस्ट मोर देन 60%, कम से कम 60 से ज्यादा, और 70-80 बहुत। अब एग्जामिनर आपको ये नहीं देगा 59.5%, क्लियर देगा 70%, 80%, 85%, मतलब वो कोई डाउट नहीं छोड़ेगा। उसने ये आपसे थ्रेशोल्ड नहीं टेस्ट करना, उसने ये टेस्ट करना है कि आपको ये सेक्शन की एप्लीकेशन आती है कि नहीं आती। तो 60 भी मैंने बड़ा ही बहुत बिल्कुल इनिशियल दे दी। ये प्रॉब्ली 70% के हिसाब से जो है कंसिडर किया जाता है सिग्निफिकेंट को। बल्कि बेहतर है अगर आपने रेफरेंस देना ही है मेरे कहने को, तो एटलीस्ट 70 रखोगे। 70% से यानी हमने 70% काम कर लिया और बस 30% रह गया। तो अगर 50% काम किया हुआ है तो जो कुछ आगे लिखे एप्लीकेबल नहीं है वही होगा, रिजाइन, इस्तीफा, कुर्सी छोड़नी पड़ेगी, नो एनआरओ। तो एनआरओ मिलेगा, पहली शर्त आपने 70% काम कर लिया, तो हम एनआरओ देखने लगे, आपको हम एनआरओ देने लगे, ठीक है। वरना तो रिजाइन था, रिलेटेड एंटिटी का तो ऑडिट एक्सेप्ट ही नहीं किया जा सकता। तो जनाब 70% काम हो गया, पहली शर्त। दैट इज नॉट ऑल, दूसरी शर्त, एंड मे बी एबल टू कंप्लीट द रिमेनिंग ऑडिट प्रोसीजर्स विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। अच्छा अजान की आवाज़ आ रही है, हम 1 मिनट के लिए वेट करते हैं ईशा की अजान की, फिर कंटिन्यू करते हैं।
अच्छा जी, कंटिन्यू करें। तो एक सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ ऑडिट कंप्लीट हो गया, एटलीस्ट 70%। दूसरी चीज के रिमेनिंग जो 30% रहता है या 20% रहता है कांड, वो भी विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम कंप्लीट हो गया। विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम कहीं डिफाइन नहीं है, और इसके बारे में वाकई कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम कुड बी कपल ऑफ डेज, वीक, मंथ, क्या मतलब है शॉर्ट पीरियड ऑफ। तो पहली चीज, मेजॉरिटी बल्कि सिग्निफिकेंट वर्क कंप्लीट हो गया और रिमेनिंग वर्क शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के अंदर कंप्लीट होने वाला हो। ये दो चीजें पूरी होंगी, 1+1। इसके बाद हम आपको एक एनआरओ दे रहे हैं इन सच सर्कमस्टांस। अच्छा, अब ये भी बड़े मजे की चीज है कि इन सच सर्कमस्टांस, if those charged with governance request the firm to complete the audit while continuing with an interest or relationship identified in paragraph 290.33, वो जो मर्जर उसकी वजह से हुआ है, the firm shall do so only if it, यानी ये ऑडिट कंप्लीट करने की ख्वाहिश बिफोर रिजाइनिंग फर्म की तरफ से नहीं होनी चाहिए कि भाई नहीं है ऑडिट कंप्लीट करने दे, हमारी फीस का मामला है। नहीं नहीं नहीं, ये ऑडिट कंप्लीट करने की रिक्वेस्ट इनिशिएट होनी चाहिए फ्रॉम दो चार्जेस गवर्नेंस, यानी ये दो कंडीशन पूरी हो। इसके साथ ये ऑडिट बिफोर रिजाइनिंग कंटिन्यू करने की रिक्वेस्ट दो चार्ज विद गवर्नेंस की तरफ से आए, फिर फर्म कंटिन्यू कर सकती है। और उसके लिए भी जरूरी है इफ इट, अगर वो ये काम करे, ये तीन काम करे। तो 1+1, फिर रिक्वेस्ट आनी चाहिए दो साल गवर्नेंस, एंड देन द फर्म में कंटिन्यू विद द ऑडिट इफ, वो क्या है तीन चीजें, इफ द फर्म हैज इवैल्यूएटेड द सिग्निफिकेंस ऑफ थ्रेट, थ्रेट को इवैल्यूएट किया। अब देखें, कंप्लाइज विद द रिक्वायरमेंट ऑफ पैराग्राफ 290.35 बी एंड सी। बेसिकली ये बी पॉइंट का मतलब ये कि जो कुछ इधर 290.35 में लिखा हुआ है, ये भी एक सेफगार्ड के तौर पे आपने अप्लाई करना है, उस पर भी हम आते हैं। और लास्ट नंबर सी, सीजेस टू बी ऑडिटर, यानी अब रिजाइन तो करना ही है, नो लेटर देन इशुएंस ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। उसके बाद हमने जो है, जिस दिन ऑडिट रिपोर्ट इशू हो गई उसके बाद इस कंपनी का हम ऑडिटर नहीं रहेंगे जब तक वो थ्रेट रिलेटेड पार्टी के अंदर रहेगा। ये क्लाइंट को भी फैसिलिटेट करने के लिए, क्लाइंट को इनफैक्ट ज़्यादा इकोनॉमिक, तो उसका बड़ा नुकसान होता है ना, ऑडिटर चेंज होगा, रिजाइन होगा, फिर वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को मीटिंग करनी, कैजुअल वैकेंसी, फिर नया ऑडिटर ढूंढना, फिर वो नए सिरे से ऑडिट करेगा, तो क्लाइंट का बड़ा हार्ड होता है। तो उसके लिए एक रास्ता निकाला गया। तो 290.36 की कंप्लायंस करनी है और 290.35 की सिचुएशन में, व्हेन एज ए रिजल्ट ऑफ मर्जर एंड एक्विजिशन एन एंटिटी हैज बिकम अ रिलेटेड एंटिटी ऑफ आवर ऑडिट क्लाइंट, जिसकी वजह से हमारे लिए अब उस ऑडिट को कंटिन्यू करना मुमकिन ना हो, बट स्टिल वी मे कंटिन्यू अंडर 290.35 एंड 290.36। अब ये 290.35 करते हैं, ये उसका पार्ट ही समझे, ये 290.36 आपको वापस 290.35 में भेजता है। देखें क्या लिखा है, if those charged with governance request the firm to continue as auditors, the firm shall do so only if the interest or relationship will be terminated as soon as reasonably possible and in all cases within 6 months of the effective date of merger or acquisition. So if you are planning to remove or dispose that financial interest या शेयर बेचना, तो 6 महीनों के अंदर अंदर आप ये सारा काम कर लेंगे। दूसरा बी, एनी इंडिविजुअल जिसका वो इंटरेस्ट या रिलेशनशिप है, he will not be a member of engagement team for the audit। ठीक हो गया। और ना ही वो एंगेजमेंट क्वालिटी में, यानी आपको फौरी तौर पे अपनी टीम के अंदर चेंज करनी पड़ेगी। फिर उसके बाद अप्रोप्रिएट ट्रांजिशनल मेजर्स विल बी अप्लाइड। फॉर एग्जांपल वो क्या है, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से रिव्यू करवाएं, फिर चार्टर्ड हु इज नॉट मेंबर ऑफ वो है, और उसका
आइए एक क्वेश्चन पिक करते हैं इस बेस के ऊपर। तो ये जो जो बड़ी टफ किस्म की यूनिक किस्म की सिचुएशन है, ये मैं आपको सारी एक्सप्लेन करूंगा। जो मुझे पता है इंपॉर्टेंट है बट बड़ी सिंपल है, वो मैं आपको मार्क कराऊंगा। एंड आई ट्रस्ट यू, आप पढ़ेंगे, प्रॉब्लम होगी तो आप मुझसे पूछेंगे। बट ये बड़ी टेक्निकल इस तरह की चीज़ें हैं। हाँ, डिस्पोज कर दें विद इन 6 मंथ, लेकिन आप ये ऑडिट कंप्लीट करें और फौरी तौर पे जब तक वो बेच नहीं देंगे, आप इस कंपनी का मजीद ऑडिट कंटिन्यू नहीं करेंगे और आप वो शेयर बेचेंगे, क्लीन होंगे, फिर दोबारा से आएंगे। यस, आइए ये क्वेश्चन देखते हैं। तो उस क्वेश्चन वाली शीट में हम जा रहे हैं। हमने अभी तक 4 क्वेश्चन कर लिए थे, अब हम ये देखने लगे हैं फिर सिचुएशन। और ये क्वेश्चन नंबर 12 में ये नंबर ए सिचुएशन में आपके साथ करने लगा हूँ। 5 5 9। ठीक है जी। You are the manager in quality and risk management department in a firm of chartered accountants. A partner of the firm has informed you about the following. नंबर ए सिनेरियो को देखिएगा। और अभी चूंकि हमने किया तो हम इजीली पॉइंट आउट कर सकते हैं कि ये जो हमने पढ़ा है उससे रेलेवेंट है। अब आप देखें कैसे एग्जामिनर पूछ रहा है, कैसे टेस्ट कर रहा है, कैसे आपको हिंट मिलेगा। ऑडिट ऑफ नादर लिमिटेड इन नॉन लिस्टेड कंपनीज इन द फाइनलाइजेशन स्टेज। ए और ये नादर लिमिटेड, उसमें उसका स्टेटस भी आपको बताया, क्योंकि रिलेटेड एंटिटी डिटरमिन करने के लिए स्टेटस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पाए के लिए कुछ और है स्टेटस रिलेटेड का, और तो नॉन लिस्टेड है, इज इन द फाइनलाइजेशन स्टेज एज ऑलमोस्ट 85% of the field work has been completed. Nader Limited has acquired 51% holding in Hamid Limited. तो नादर लिमिटेड जो कि खुद नॉन लिस्टेड है, नॉन पाए है, उसने 51% शेयर्स खरीदे, यानी सब्सिडरी बना लिया। तो सब्सिडरी तो फिर हर केस में पाए नॉन पाई दोनों के केस में रिलेटेड। तो नादर लिमिटेड, इसका मतलब है एच लिमिटेड एंड एन लिमिटेड, हम अपनी एग्जांपल में वो रिप्लेस भी कर सकते हैं। दे हैव नाउ बिकम रिलेटेड, क्योंकि वो उसकी सब्सिडरी बन गई। फ्यू डेज अगो, कुछ दिन पहले, यानी ये ऑडिट के बीच में ही हुआ है। अब मसला क्या है, वो जो मर्जी करें, बट a partner of the firm holds 500,000 shares valuing rupees 20 million in H Limited. The partner has agreed to sell the shares. However, it would take some time as the shares of HL are not actively traded. हाँ जी, क्या आंसर है इसका? सबसे पहले सीक्वेंस आप स्टार्ट करेंगे, मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, 290.33 मर्जर एक्विजिशन। फिर आपने टच कराना है कि भाई ये तो रीसेंट एक्विजिशन और मर्जर की वजह से। अच्छा, 290 में साथ साथ ब्रैकेट में एस का मतलब है स्मार्टली। फिर आपने वो रीसेंट एक्विजिशन मर्जर से वो बन गई, रिलेटेड थ्रेट हो गया। 290.27 में आपने उनको लिंक बना दिया कि भाई ये तो नॉन पाए सब्सिडी होल्डिंग अगर कर ले 51%, तो वो तो रिलेटेड एंटिटी हो जाएगी। इसके बाद फिर आपने 290.36 लिखना है और उसके साथ 290.35 आपने मेंशन करना, जो कुछ हमने अभी पढ़ा है। तो ये इसका सीक्वेंस ऑफ अरेंजमेंट होगा। मैं चाहता हूँ कि आप इसका एक दफ़ा सोल्यूशन के साथ मेरे सामने देख लें। ये हम एज पार्ट ऑफ आवर लर्निंग एक्टिविटी कर रहे हैं, तो देयर इज नो हार्म। ये अब ज़रा 12A आपने पढ़ना है नेक्स्ट पेज। देखें, बात क्लियर होती है, जो कुछ हमने पढ़ा और जहाँ से जहन से नहीं लिखना, वो सेक्शन खोल के ही चीज़ें ऑब्वियसली हमने लिखनी है, बट स्मार्टली लिखनी है। पढ़ें ज़रा, ये पहले सारी चीज़ें पढ़ें। हो सकता है आपने जो क्वेश्चन पूछे हैं वो यहाँ से खुद रिजॉल्व हो। पेन अ फ्यू मोमेंट्स।
नेक्स्ट पेज कर देता हूँ। एस स्मार्टली। तो वापस थोड़ा सा आ जाते हैं। एस स्टैंड फॉर स्मार्ट। ठीक हो गया जी। थोड़ा सा मेरा ख्याल है हमारा ये सेटिस्फेक्शन लेवल जो है वो बन गया रिगार्डिंग मर्जर्स एंड एक्विजिशन। ठीक है, इसमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप समझ लें कि एक 33, थोड़ा सा 34, अगर आपने मैक्सिमम से कहें कि मैक्सिमम मतलब मिनिमम कौन कौन से मैं पढ़ लूँ बाकी ना पढ़ूँ, तो 33, 34, 35 एंड 36। अच्छा, दानिश ने एक क्वेश्चन पूछा है, इसका आंसर ये है कि उन्होंने कहा था कि ऑडिट विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। अब एक कंपनी का ऑडिट जो बहुत लंबे अरसे चल सकता है, उसके लिए हो सकता है शॉर्ट पीरियड टाइम 6 मंथ्स भी हो, शॉर्ट पीरियड ही कंसिडर। तो वो कहा जा रहा है जो मर्जी कर ले, 6 महीने से ज़्यादा आप देर नहीं लगाएंगे। तो आम हालात में तो आप जल्दी से कंप्लीट करके बस रिजाइन कर देंगे, लेकिन अगर बहुत लंबा चला तो 6 महीने से आगे नहीं शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम की प्ली लेनी, 6 महीने तक आपको इन लाजमी करना पड़ेगा। ठीक है दानिश, तो ये मैंने वो सीक्वेंस आपको मार्क करा। तो जितना मर्जी कर ले, 6 महीने से ज़्यादा हम आपको इजाज़त नहीं दें। जी ठीक है। थ्रेड कौन सा राइज होगा, वो उसके अंदर ही जवाब होगा। तो 90.33 में इसका जवाब होगा, इसी में लिखा होगा, मुझे नहीं पता। चाहे वो कोड इफेक्टिव इंडिपेंडेंस के हवाले से भी, ठीक है, इसके अंदर ही लिखा है। अच्छा, जो ये जो कह रहे हैं नॉन अश्योरेंस, वो कह रहे हैं आप उस पार्टनर का ये देखें, सेल्फ रिव्यू भी तो एक थ्रेट है ना। तो सेल्फ रिव्यू का भी मसलन हमने उसको इंटरनल ऑडिट की सर्विस दी है। दूसरा सेल्फ इंटरेस्ट, सेल्फ वो कह रहा है आपका फैमिली रिलेशन है, पर्सनल सेल्फ इंटरेस्ट है या सेल्फ रिव्यू है। तो वो जिस बंदे ने नॉन अश्योरेंस सर्विस की थी उसको स्कीम का पार्ट ना बनाए जिस तरह एक क्लाइंट के लिए होता है। तो वो थ्रेट की एग्जाम्पल्स की बात हो रही है उसके अंदर। ठीक है, जिन्होंने वो पूछा था 35.35 बी के अंदर, तो थ्रेट काफ़ी किस्म के होते हैं ना। तो वही कह रहा है कि चाहे वो इंटरेस्ट हो, रिलेशनशिप हो, इंक्लूडिंग नॉन सेल्फ रिव्यू हो, ये सेल्फ रिव्यू की बात, उस बंदे को आप इस ऑडिट पे डिफ्यूज ना करें जिसने उस रिलेटेड एंटिटी के ऊपर कोई नॉन अश्योरेंस सर्विस दी। ओके, आगे चलते हैं। तो हमने ये देखा, अब आगे चलते हैं, और आगे मैं काफ़ी चीज़ें करके
अब मैं आने लगा हूँ 290.126। जो चीज़ें मैं नहीं पढ़ा रहा उसके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। अच्छा जी, सो अब मैं 90.126। ये तो क्लासिक एग्जांपल है कि अगर मेंबर ऑफ ऑडिट टीम का कोई क्लाइंट के साथ रिलेशन हो तो फिर क्या करना है। ये तो बहुत आसान है, ये एग्जामिनर ने, मुझे नहीं याद करता कभी उसने टेस्ट किया हो, लेकिन बहरहाल इसमें भी आगे वो फैक्टर्स और वो सारी चीज़ें और सारा कुछ उसने डिस्कस किया है। असल चीज़ जो एग्जामिनर पूछता है वो है 133 जो कि हमने कल देखा भी। ये कि who is not a member of audit team, who is not a member, उसका भी थ्रेट आएगी, क्योंकि अपेरेंटली फॉरन नजर आता है अरे यार इसका तो ऑडिट टीम से ताल्लुक ही नहीं, इसमें कोई थ्रेट ही नहीं होगा, तो ये 131 पैराग्राफ नहीं, इसमें भी होता है। इसके लिए भी आप फैक्टर कंसिडर करें और उसके लिए सेफ गार्ड दें। तो ये पैराग्राफ हमने यहाँ पे ऑलरेडी मार्क करनी है। 126 आप देखिएगा और फिर 130 मार्क। इसके बाद मैं आ रहा हूँ जी, आई एम मूविंग ऑन टू 290.148। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी टेस्ट होता है जी। लॉन्ग एसोसिएशन ऑफ सीनियर पर्सनल इंक्लूडिंग पार्टनर रोटेशन विद एन ऑडिट प्लान। सबसे पहले एक जनरल प्रोविजन है 290.148, मार्क करेंगे इसको हम। इसमें टेक्निकली 148, ये सारे इंपॉर्टेंट है, एक पैराग्राफ नहीं है तो इसके मैं पहले मार्क कर देता हूँ। 148, 149, 150, इसके बाद 151 बेशक हम छोड़ सकते हैं, उसके बाद 152 एंड 153। अच्छा जी हाँ, इसको करता हूँ। पहले तो जर्नल प्रोविजन है। जर्नल प्रोविजन वो कह रहा है कि familiarity and self-interest that are created by using the same senior person for over a long period define नहीं किया। significance of threat आप ऐसे जज करेंगे, ओके फेयर एनफ, और उसके बाद फिर आप ये सेफ गार्ड लगा दें। ये तो जर्नल है, यानी हर ऑडिट के अंदर हमें ये ख्याल रखना है कि हमारी फर्म का पार्टनर या मैनेजर सीनियर पर्सन की बात हो रही है, वो एक क्लाइंट के साथ ज़्यादा अरसे तक एसोसिएट हो, और यहाँ पीरियड को डिफाइन नहीं किया 3 साल 5 साल 7 साल, तो वो जर्नल कह रहा है आप खुद सोचें, जब ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो जाए तो ये करें। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना वो ये है, अब वो पाई वाला कॉन्सेप्ट याद करो। अब हम कुछ इस सेक्शन के अंदर कुछ ऐसे रूल्स पढ़ने लगे हैं, यानी हमारा सीनियर स्टाफ जो है वो क्लाइंट के साथ अगर बहुत ज़्यादा अरसे से एसोसिएट है तो वो क्लाइंट अगर पाए हुआ तो फिर रूल्स कुछ डिफरेंट है। तो अब हम वो रूल देखने लगे हैं। अब ये जो कुछ हम पढ़ने लगे हैं इस सेक्शन के आगे, वो सिर्फ एप्लीकेबल उस सूरत में है अगर हमारा ऑडिट लाइन पाई है, लिस्टेड एंटिटी है, पाई है। अगर पाई नहीं है तो वो जर्नली आपने 148 डिस्कस करना है और उसमें हमने कोई नंबर ऑफ ईयर्स की बात नहीं की, लेकिन यहाँ पे अब नंबर ऑफ ईयर्स की बात शुरू होने लगी है। 90.149 पढ़ने लगा हूँ। In respect of an audit of a public interest entity, an individual shall not be a key audit partner for more than 7 years, unless the law prescribes a shorter period, in which case the requirement of the law shall prevail for such specific entities. After such time, the individual shall not be a member of engagement team or be a key audit partner for client for 2 years.
मैं इस पैराग्राफ को याद रखने के लिए मैंने लेफ्ट साइड पे लिखा है 7+2। इसका मतलब है हमारी फर्म का की ऑडिट पार्टनर एक लिस्टेड क्लाइंट के ऊपर कंटिन्यूसली 7 ईयर से ज़्यादा ऑडिट नहीं कर सकता, और 7 ईयर्स करने के बाद फिर पार्टनर चेंज होगा, और ये नहीं कि 1 साल के बाद 8वें साल के बाद वो 9वें साल दोबारा वापस आ जाए साथ, उसको 2 ईयर्स वेट करना पड़ेगा। 7 करने के बाद 8 और 9 कोई और पार्टनर करे, फिर वो 10वें साल दोबारा आ सकता है फॉर 7 मोर ईयर। अब यहाँ पे एक टर्म यूज हो रही है कि भाई ये की ऑडिट पार्टनर क्या होता है। मैं अगर आपको ना भी बताऊं तो आप कैसे ढूंढेंगे कि की ऑडिट पार्टनर से क्या क्या मुराद है। मैंने कल आपको एक हिंट दी थी कि कोई भी टर्म हो तो कहाँ से हम लेके चलेंगे, डेफिनेशन में। तो आपने अब डेफिनेशन में जाके देखना है कि ऑडिट पार्टनर क्या होता है। और नीडलेस टू से एंगेजमेंट पार्टनर तो होता ही कि ऑडिट पार्टनर है, वन हू साइंस ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट। फिर उसके अलावा जो अगर वो लिस्टेड एंटिटी है उसका क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू होना है, तो वो जो एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल EQCR जिसे कहते हैं, आप जो लोग फॉर्म में हैं जानते होंगे कि लिस्टेड क्लाइंट का एक एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू भी होता है, वो भी हम पढ़ेंगे IS 2C और IC 220 में। वो भी की ऑडिट पार्टनर कंसिडर होता है, तो की ऑडिट पार्टनर आपको वहां से मिलेगा। तो की ऑडिट पार्टनर मैक्सिमम 7 ईयर, लेकिन याद रखना है ये 7 और 2 जो पढ़ा है ये सिर्फ लिस्टेड एंटिटी के लिए, कहीं नॉन लिस्टेड के लिए ना लिखाइएगा। ये रूल जो कुछ हम पढ़ रहे हैं अभी और भी पढ़ने लगे हैं, ये सिर्फ वी आर टॉकिंग अबाउट दोज ऑडिट क्लाइंट्स हु आर पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटीज, उसके अलावा नहीं। ठीक है, अब ये हमने पढ़ा 290.149। अब पढ़ते हैं 290.150। अच्छा जी, 150 में लिखा हुआ है, आप खुद पढ़ेंगे, इसमें ये लिखा हुआ है कि अभी जो हमने 290.149 में कहा कि एक ही ऑडिट पार्टनर एक पाए क्लाइंट के साथ ऑडिट करते हुए 7 ईयर से ज़्यादा कंटिन्यूसली एसोसिएट नहीं हो सकता, लेकिन 290.150 आपको एक इजाज़त दे रहा है कि ये 7 ईयर्स 8 ईयर्स भी हो सकते हैं। 7 ईयर्स जो हैं ये 8 ईयर भी हो सकते हैं इन रेयर केस में। और वो रेयर केस की जो एग्जाम्पल है, यानी कि ये देखें, एक एडिशनल ईयर उसको, वो मैं 7 को 8 कर रहा हूँ, ये वाला जो 7 था ये बढ़ के 8 हो रहा है। और वो रेयर केस में इजाज़त ये दी जा रही है कि जिस 7 साल के बाद आप जिस पार्टनर को प्रपोज कर रहे थे ना कि आपने इस ऑडिट करना है, उसको आप हॉस्पिटलाइज करा दें, तो फिर पुराने पार्टनर को 1 साल मजीद ऑडिट करने की इजाज़त मिल जाएगी, क्योंकि वो जो नया पार्टनर है वो सीरियसली इल। तो ये 290.150 आपको परमिशन दे रहे हैं कि आप 7 ईयर से ज़्यादा 8 ईयर में एक एडिशनल ईयर भी हम दे सकते हैं। ठीक हो गया जी, ये बात भी यहाँ तक समझ में आती है। अब मैं आ रहा हूँ 152। अच्छा, 152 में लंबा चौड़ा पैराग्राफ है, मैं इसको डिफाइन कर देता हूँ यहाँ पे। इस 152 के साथ मैंने जो चीज़ नोट की हुई है वो ये है कि नॉन पाई बिकम्स पाई। ये नोट करने पे मैं एक्सप्लेन करता हूँ। 6 ईयर मैक्सिमम 2+, ये ऐसे ही लिखते हैं जैसे मैंने लिखा, नॉन पाई बिकम्स अ पाई टू 6 और मोर ईयर्स मैक्सिमम 2 ईयर। जी बिल्कुल, ये वाले कोड ऑफ एथिक्स जो बुक आप पढ़ेंगे पाकिस्तान में, और ये 95% डिराइव हुए हैं फ्रॉम आईफैक्ट कोड ऑफ एथिक्स। लेकिन ज़ाहिर है लोकल लॉ को रखते हुए थोड़ा सा इसमें कुछ लोकल चीज़ें भी इसमें चेंज। अच्छा, किसी को याद है, किसी ने हाईलाइट नहीं किया कि यहाँ कोर्ट तो हमें 7 ईयर्स तक ऑडिट करने की इजाज़त दे रहा है, लेकिन हमारे कंट्री में कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस है जो कि हमने पढ़ना भी है, पार्ट ऑफ सिलेबस है। लिस्टेड एंटिटीज़ में एक पार्टनर को कितना अर्सा मैक्सिमम
कंटिन्यूसली ऑडिट करने की इजाज़त है। यहाँ तो 7 साल है, लेकिन कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस में कितनी है शायद किसी को याद हो, किसी ने पढ़ा हो या फॉर्म में या अपने क्लाइंट के ऊपर नहीं सुना हो। 5, यस, 5, 5, बिल्कुल सही। और अगर वो बैंक है ना, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, तो 5 साल के बाद फॉर्म चेंज होंगे। अगर यानी हमारा रूल ज्यादा सख्त है, कोर्ट तो कह रहा है 7 ईयर के बाद पार्टनर चेंज कर दो, कोई बात नहीं। लेकिन पाकिस्तान में अगर वो नॉन फाइनेंशियल तो 5 ईयर्स के बाद पार्टनर चेंज करना पड़ेगा, ये सब थी है। और दूसरा, अगर वो बैंक का हम ऑडिटर हैं तो 5 साल के बाद सिर्फ पार्टनर नहीं बल्कि फॉर्म चेंज होगी। सो वो लोकल लॉ। तो अब ध्यान रखना है कि एग्जाम में अगर हमें क्वेश्चन आता है ना, वो कह रहा है एज पर कोड ऑफ एथिक्स, तो कोड ऑफ एथिक्स ही लिखना है, फिर आपने खामखा की अपनी एफिशिएंसी शो नहीं करनी। हाँ, अगर आपसे वो डिसीजन ले रहे हैं कि अंडर द सिचुएशन क्या करें, तो फिर आपको दोनों बातें लिखनी है। और जो जाहिर है पाकिस्तान की बात है, तो फिर 5 ईयर्स वाला रूल एप्लीकेबल होगा। वो कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस पढ़ेंगे तो हम उस वक्त भी उसको डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, ये मैंने यहाँ क्या लिखा है इस पैराग्राफ में, इसको समझते हैं। अब मुझे पहले आप एक क्वेश्चन का आंसर दें कि सपोज हम एक कंपनी का ऑडिट कर रहे हैं और हमें ऑडिट करते हुए 15 साल हो गए हैं कंपनी का है। ऐसे हो सकते हैं हम एक कंपनी का कंटिन्यूसली 15 साल एक ही पार्टनर ऑडिट कर सकता है? 15 साल हो, क्यों नो? आप पहले मुझसे ये पूछें कौन सी कंपनी है, उस कंपनी का स्टेटस क्या है। क्योंकि अगर वो नॉन पाए है तो 290.148 लगता है। और वो कहते हैं हाँ ओवर अ लॉन्ग पीरियड है, थ्रेट इवेल्युएट करें, सेफगार्ड लगाते जाएं, ये वाले करते जाएं ऑडिट। तो यस, 15 साल ऑडिट हो सकता है। लेकिन थ्रेट अराइज होगा वो 148 के अंदर, मैं डील कर लूंगा, बट मुझे मना नहीं किया जा रहा। हाँ, अगर ये लिस्टेड एंटिटी है तो फिर 15 साल के, मैं 7 साल से ज्यादा नहीं कर सकता। मैं जो मर्जी सेफ गार्ड लगा लूं 7 साल के बाद, कोड ऑफ एथिक्स मुझे इजाजत ही नहीं देता। वो कहता भाई 7 साल के बाद इजाजत ही नहीं। वो एक्सेप्शनल 8 ईयर है, बट वैसे आप जो मर्जी आके, मैं रिव्यू करा लूंगा, मैं ये कर लूंगा, मैं आईकैप को रिव्यू करा लूंगा, मैं आईफे को रिव्यू करा लूंगा। कोर्ट कहेगा नहीं भाई, जब माना तो माना। तो यस, मैं कर सकता हूँ प्रोवाइडेड वो नॉन पाए। तो सपोज मैं एक नॉन पाई कंपनी का, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का 15 साल से ऑडिट कर रहा हूँ 148 लगता है, और उसमें आप सेवर लगा के कर ही जाए, कोई मसला नहीं। अब वो 16वें साल वो कंपनी लिस्टेड कंपनी बन जाती है, स्टॉक एक्सचेंज में इनलिस्ट हो जाती है, पाई बन गई। अब मेरा आपसे सवाल ये है कि क्या ये जो 7 ईयर्स वाली रिक्वायरमेंट है, क्या आप एक लिस्टेड एंटिटी का 7 साल से ज्यादा और 15 साल आप उस कंपनी का ऑडिट कर, वो 7 ईयर्स आज से काउंट दोबारा से स्टार्ट होगा? यानी कि आपको जब लिस्ट बनी तो मैं अब मजीद 7 ईयर्स तक कंटिन्यूसली ऑडिट कर सकता हूँ, या वो 7 ईयर्स, यानी पॉइंट ये कि 7 ईयर्स वाली रिस्ट्रिक्शन क्योंकि वो पाई बन गया, प्रोस्पेक्टिवली लगानी है या रेट्रोस्पेक्टिवली देखी जाएगी? यानी कि पीछे से 7 साल, जो कि मैं एक्चुअली 15 साल कर चुका हूँ, तो 7 ईयर्स उस 15 साल में काउंट हो जाएंगे, या आज से ऑनवर्ड 7 ईयर्स काउंट किए जाएंगे, प्रोस्पेक्टिवली और रेट्रोस्पेक्टिवली? एनी आइडिया, प्रोस्पेक्टिवली या रेट्रोस्पेक्टिवली? आज से काउंट होंगे? नहीं जनाब, नहीं नहीं नहीं, रेट्रोस्पेक्टिव, रेट्रोस्पेक्टिवली। आज से नहीं भाई, आप कंपनी का तो ऑडिट पिछले 15 साल से कर रहे हैं ना, फेमिलियरिटी तो है, तो आपको आज ये तो नहीं कि पुरानी दोस्ती खत्म कुट्टी, आज से हम नई फ्रेंडशिप स्टार्ट करेंगे और 7 साल तक चलेंगे। आज आप सीईओ के साथ, आप ना मुझे जानते हैं ना मैं आपको जानता हूँ, हमारी कुट्टी, आज से हम एक नया रिलेशन स्टार्ट कर रहे हैं और 7 ईयर्स तक चलेंगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा। दिस विल बी कंसिडर्ड फ्रॉम बैक। अब बैक क्या, हम तो 15 साल कर रहे हैं, 7 साल तो खत्म, इसका मतलब आज तो हमें इमीडिएटली पार्टनर नेक्स्ट ईयर के लिए चेंज करना पड़ेगा। तो 15 साल कर चुके हैं, ठीक है, उस वक्त के हिसाब से सही था, लेकिन आज तो फिर अब लिस्टेड बन गया, रेट्रोस्पेक्टिव, तो 7 ईयर्स तो ऑलरेडी खत्म हो गया है, पार्टनर फॉरन चेंज करना पड़ेगा। हो सकता है हमारी फर्म में दूसरा पार्टनर अभी रेडी ना हो, वो अभी इतना इस तरह के ऑडिट को हैंडल ना कर सकता हो,
तो दूसरे मसाइल, हम रिज़ाइन करें, कंपनी कोई नया ऑडिटर लाए, उसको भी मोर नई लिस्टिंग में गई है, पुराने ऑडिटर से अच्छी उनकी जो है वो सारी कंपैटिबिलिटी थी, वो भी नहीं चाहते ऑडिटर चेंज हो, काम का नया ऑडिटर आए, मसले होंगे, प्रॉब्ली दे आर नॉट रेडी, वी आर नॉट रेडी, तो एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। ऐसी सिचुएशन में ये सॉरी 152 पैराग्राफ अगेन हमें कुछ परमिट कर रहा है। वो ये कह रहा है कि अगर एक नॉन पाई कंपनी पाई बन जाए है, इस अरसे में क्लाइंट भी अपना इंतजाम कर ले और फर्म भी अपना कोई इंतजाम कर ले, तो वी आर गिविंग यू 2 एडिशनल ईयर्स, मैक्सिमम 2 एडिशनल ईयर्स, दिस इज 152। ठीक है, 2 साल मजीद आपको दे रहे हैं। अच्छा, अब यहीं से मेरा आपसे सवाल है कि सपोज वो नॉन पाई था, हम उस कंपनी का पीछे 3 सालों से ऑडिट कर रहे हैं और आज वो पाई बन गया, अब क्या रूल होगा? पीछे 3 साल से ऑडिट कर रहे थे, आज वो पाई बन गया, अब मैं मैक्सिमम कितने साल ऑडिट कर सकता हूँ? 3 साल हो चुके हुए हैं नॉन पाई के तौर पे, अब पाई बन गया, फ्रेश 7 ईयर्स या 4 रिमेनिंग ईयर्स? 4। तो जब ऑलरेडी 4 मौजूद है ना, तो ये मैक्सिमम 2 प्लस नहीं, जब आपका ऑलरेडी 2 ईयर्स से प्लस है, 4 ईयर, दैट इज फाइन, तो हम आपको कोई 4+2 नहीं देंगे, 4+2 नहीं देंगे। अगर आपका ऑलरेडी 2 ईयर से ज्यादा रिमेनिंग पीरियड रहता है एज पर 7 ईयर रिक्वायरमेंट, तो दैट इज गुड एनफ। हम तो वो बात कर रहे हैं जब आपका रिमेनिंग पीरियड या तो 0 रहता है या 1 रहता है या 1, तो हम आपको 2 साल मजीद दे देंगे। अब मेरी ये फिलॉसफी समझिएगा, मैंने ये लिखा यहाँ पे कि अगर नॉन पाई रहते हुए उसको आपने 6 साल ऑडिट कर लिया या 6 से ज़्यादा कर लिया, तो आपको मैक्सिमम 2 मिलेंगे। सपोज एग्जैक्ट 6 कर लिया, तो 6 कर लिया तो वैसे एक रहता था, अब आपको एक और मिल जाएगा, तो आप 2 साल ऑडिट कर सकते। अगर आपने एग्जैक्ट 7 साल ऑडिट कर लिए हैं तो 2 मजीद मिल जाएंगे, 8 कर लिए तो भी 2, 9 कर लिए तो भी 2। अगर 6 से नीचे नीचे, सपोज 5 साल आपने ऑडिट किया था, तो वैसे भी 2 रहते थे और मैक्सिमम भी 2, तो 2 ही चलेगा। 4 ईयर था तो आपके ऑलरेडी 3 रहते हैं, कोई मजीद नहीं मिलेगा। 2 ईयर्स किया तो 5 साल रहते हैं। सो दिस इज हाउ इट हैज बीन इंटरप्रेटेड कि अगर नॉन पाई करते हुए 6 या 6 से ज़्यादा साल हो गए हैं, तो आपको मैक्सिमम 2 ईयर्स और इजाज़त होगी ऑडिट करने की। अगर आपने 6 से कम साल लगाए हुए, फिर तो आपके पास ऑलरेडी सफिशेंट टाइम है 2 ईयर्स से ज़्यादा, तो फिर तो आप ओरिजिनल रिक्वायरमेंट के मुताबिक ही चलें। जी जनाब, मेक सेंस? व्हेन, और ये 152 पैराग्राफ सिर्फ उस सिचुएशन में एप्लीकेबल है व्हेन अ नॉन पाई ऑडिट क्लाइंट बिकम्स अ पाई। सही हो गया जी? ना 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 ना, एडिशनल इज नॉट फ्रॉम 7 ईयर, वो यही है जो मैंने आपको देखा, मैक्सिमम 2 महीने, अगर 6 या 6 से ज्यादा। ठीक है, ये मतलब जो कुछ लिखा है उसका मतलब ये है, कहने का मतलब ये है ना, मैं कहते हैं कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है। चलें जी, अब आते हैं 290.153, और ये आके सारी जो चीज़ें हैं ना उसको नलीफाई करने लगा। बस जब आज जो ये जो क्लैरिटी इसीलिए मैंने आपको दी है ठीक है, ये यही है। सो वी आर नॉट गोइंग इनटू द डिटेल्स ऑफ द टर्मिनोलॉजीज एंड एक्सप्रेशन यूज, ठीक है, वी विल बी फोकसिंग ऑन इट्स इंटरप्रिटेशन। 153, और 153 को भी मैं यहाँ पे लेफ्ट साइड पे मेंशन करने लगा हूँ। तो समटाइम यू नीड टू टेक इट फॉर ग्रांटेड कि जो है ऐसे है, वो ऐसे ही है। टेक थिंग फॉर ग्रांटेड समटाइम। अच्छा जी, सो 153 के साथ मैं लिखने लगा हूँ, इनडेफिनिट पीरियड प्लस सेफगार्ड
by independent regulator. Indefinite period plus safeguards by independent regulator. अच्छा, ये पैराग्राफ एक बहुत ही बड़ा एनआरओ दे रहा है। वो कह रहा है ऊपर मैंने आपको जो कुछ भी लिखा कि भाई 7 ईयर से ज़्यादा एक की ऑडिट पार्टनर पाई कंपनी का ऑडिट नहीं कर सकता, 7 मैक्सिमम 8 हो सकता है। 153 आपको ज़्यादातर है इनडेफिनेट पीरियड, 8वें साल भी करें, 9वें साल भी करें, 10वें साल भी करें, 11वें साल भी करें, इनडेफिनेट पीरियड। जो कुछ मैंने लिखा है सब खत्म, इनडेफिनेट पीरियड। लेकिन उसके लिए करना क्या पड़ेगा? उसके लिए ये करना पड़ेगा कि वो जो ऑडिटर है जो समझता है कि जनाब मेरे पास तो कोई और पार्टनर ही नहीं है और मेरा इस ऑडिट पे रहना बड़ा ज़रूरी है, या फर्ज करें एक सोल पार्टनरशिप फॉर्म है, अगर उस वो ज़ाहिर है सोल पार्टनर में एक ही पार्टनर है, वो 7 ईयर्स के बाद उसका तो कोई पार्टनर ही नहीं है रोटेट करने का, तो इस जो हमने पढ़ा उसके लिए तो 7 ईयर्स एंड हुए तो दैट इज द एंड ऑफ फर्म रिलेशनशिप, फर्म को रिजाइन करना पड़ेगा। तो वो क्या करे, या पार्टनरशिप फर्म क्या करे, वो SECP को लेटर लिखे कि जनाब हमारा तो रोज़गार का मसला है, मेरा तो कोई पार्टनर भी नहीं है, मेरे पास गिनती के क्लाइंट्स हैं, उसमें से एक ये है, तो ये तो क्लाइंट चला जाएगा, 7 ईयर आ गया है और अगले साल मुझे फिर रिज़ाइन करना पड़ेगा, या मेरा दूसरा पार्टनर है वो अभी जूनियर पार्टनर है, अभी वो बच्चा है, अभी वो इस लेवल का नहीं है कि उस तरह के ऑडिट को कर सके, तो जनाब मेहरबानी करके रहम करें। तो SECP मेहरबानी करके रहम कर सकती है अंडर 153। वो कहेगी ठीक है चले हम आपको इजाज़त देते हैं कि आप 1 साल मजीद कर लें, 2 साल, 3 साल, और फिर 1 साल के बाद दोबारा वो अप्लाई करेगा, फिर उसको 1 साल की मजीद एक्सटेंशन मिल सकती है। लेकिन यहाँ पे पॉइंट जो है ना वो ये कि रेगुलेटर फिर अपनी मर्जी के सेफगार्ड इंश्योर करेगा, और वो यूजली सेफगार्ड क्या होते हैं, वो कहेगा ठीक है मैं आपको इजाज़त दे रहा हूँ आप 2 मोर ईयर्स कर लें, लेकिन आपने ऑडिट रिपोर्ट इशू करने से पहले उसको रिव्यू कराना है किसी CA इंडिपेंडेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट, या ICAP उसको रिव्यू करे फिर आप ऑडिट इशू करें, क्योंकि जाहिर है लॉन्ग एसोसिएशन से ऑडिट की क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ होने का खतरा होता है, क्लाइंट को फेवर देने की कोशिश का खतरा होता है। तो वो रिमूव करने के लिए फिर सेफगार्ड आपने अपने नहीं लगाने, हम आपको बताएंगे सेफगार्ड क्या लगाना है। ICAP से रिव्यू कराएं, या SECP एक फर्म अपॉइंट करे कि जनाब आपने ऑडिट रिपोर्ट इशू करने से पहले अपनी फाइल और रिपोर्ट इनको रिव्यू करानी। तो 153 आपको एक खुली छुट्टी देता है कि फॉर X नंबर ऑफ ईयर्स यू कैन बी एसोसिएटेड विद एन ऑडिट क्लाइंट फाइल, बट फिर आपको सेफगार्ड लगाने हैं वो जो आपको रेगुलेटर कहेगा। हाँ जी, ठीक है। अब आइए इसके ऊपर भी एक एक्सरसाइज करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं। हमने लास्ट कौन सा क्वेश्चन किया था सीरीज में, अगर किसी को याद हो, कौन सा नंबर किया था हमने अभी? नहीं नहीं, जो हम अपनी नंबरिंग कर रहे थे 1 2 3 4 वाली था, तो उसमें कौन सा नंबर किया था हमने? 5 कर दिया, 5 किए जी, हाँ बिल्कुल 5 किया। अब हम देखने लगे हैं नंबर 6, और उसी क्वेश्चन वाली शीट में मैं आने लगा हूँ। इसमें है जी ये नेक्स्ट पेज के ऊपर ये क्वेश्चन नंबर 15 है। इसमें मैं देखने लगा हूँ आपके साथ पार्ट ए, और इसको नंबर मार्क करने में मैं 6/9। ठीक है जी, आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं, और इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट मार्क्स हैं 6 and 3, 6 and 3।
Fine. You are the partner in a firm of chartered accountants and presently following matters are under your consideration. Number 1 हम फोकस कर रहे हैं annual audit of Kamran Limited for the year ending 31st December 2016 is due to commence in a few weeks. Jamal has been an audit team member for 11 years. 2 years as the job in charge, 3 years as manager and 6 years as partner. और याद रखना है ये जो हम पढ़ रहे थे कि ऑडिट पार्टनर की डेफिनेशन के हिसाब से जॉब इंचार्ज वाला पीरियड काउंट नहीं होगा, मैनेजर वाला काउंट नहीं होगा, सिर्फ पार्टनर. तो ही हैज बीन एसोसिएटेड विद कामरान लिमिटेड एज अ पार्टनर फॉर 6 years. अब क्या हुआ जी, KL was listed on पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज इन जुलाई 2016. अब इस साल वो लिस्टिंग में चली गई, लिस्ट हो गई. रिक्वायरमेंट नंबर 1, 6 marks. Identify the threats in the above situation and discuss the significance thereof. अच्छा, रुक जाते हैं, आगे चलते हैं. Discuss the need for rotation of engagement partner in each of the following situations. Number 1, the firm has adequate resources and personnel who can replace Jamal as engagement partner, but Jamal does not want to leave this assignment. And number 2, the firm is unable to find a suitable replacement. इसका आंसर ये होगा, जो कह रहे हैं ना थ्रेट और डिस्कस द, ये आपने सॉल्व करना है 290.148 के मुताबिक, और S मीन्स स्मार्ट. उसके बाद जो ये नंबर 2 है ना, अब ये स्पेसिफिकली बात हो रही है, ये आपने सॉल्व करना है 290.152 मार्क प्लस 0.153. कि भाई अगर तो अरेंजमेंट है तो अब 1 साल, कितने साल और कर सकते हैं, 6 साल हो गए हैं और वो नहीं जाना चाहता हम वो छोड़ के. 6 नहीं, 152 में क्या होगा, 1 साल और कर सकता है बस. 2 years, एक रिमेनिंग था लेकिन आपको 1 साल और मिल जाए, 2 मैक्सिमम 2 years. और अगर फर्म के पास रिप्लेसमेंट नहीं है तो वो क्या कर सकते हैं, अंडर 153 दे कैन राइट टू रेगुलेटर एंड आस्क फॉर मोर years कंटिन्यूएंस ऑफ दिस पार्टनर. तो वो हम, लेकिन उससे पहले जर्नल डिस्कस करना था 148, ये स्पेसिफिक सिचुएशन व्हेन अ नॉन पाई क्लाइंट बिकम्स ए पाई. ठीक है, तो इसको भी आप देखेंगे. मैं अब आगे चलता हूँ, लॉन्ग एसोसिएशन के बाद आगे चलते हैं. अब मैं आपको आगे कुछ करने के लिए दे रहा हूँ. ये वाला सेक्शन वैल्यूएशन. इसके अंदर जितने पैराग्राफ्स हैं वो आप एक दफ़ा देख लीजिएगा. इसके लिए जनरल रूल ये है कि जो मटेरियल वैल्यूएशन होती हैं, मसलन हम कंपनी के ऑडिटर हैं और हम ही उसकी IAS 16 में उसके प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट को रीवैल्यू कर रहे हैं, लैंड की रीवैल्यूएशन सर्विसेज दे रहे हैं, या अंडर IAS 19 उसके ग्रेचुइटी के लिए एक्चुरियल सर्विसेज भी दे रहे हैं. तो क्या ये पॉसिबल है, दे सकते नहीं दे सकते. सिंपल रूल है कि अगर तो वो मटेरियल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर उन वैल्यूएशन सर्विसेज का अफेक्ट मटेरियल है तो फिर हम ये वैल्यूएशन सर्विसेज नहीं दे सकते. ठीक है जन. अच्छा, इसमें अब ये देख सकते हैं आगे एक रूल है, आपने कोड पढ़ते हुए ना खास तौर पे नज़र रखनी है कि कौन से सेक्शन में, जिस तरह यहाँ लिखा है. अब ये उसी वैल्यूएशन सर्विसेज में कुछ बात हो रही है, ऑडिट क्लाइंट डेटा नॉट पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी, डेटा पब्लिक नॉट, और उसके बाद डेटा पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी.
तो देखें पब्लिक में, अ फर्म शेल नॉट प्रोवाइड वैल्यूएशन सर्विस टू ऑडिट क्लाइंट दैट इज अ पब्लिक इफ द वैल्यूएशन वुड हैव अ मटेरियल इफेक्ट। ठीक है, तो ये जनरल रूल, इसके ये आप पढ़ लेंगे इसमें। तो जनरल रूल याद रखना है, वैल्यूएशन सर्विसेज मटेरियल हैं तो नहीं कर सकते, मटेरियल नहीं है तो शायद कर सकते हैं। हाँ जी, नहीं नहीं, हायर बाय ऑडिट फर्म नहीं, ऑडिट फर्म इटसेल्फ प्रोवाइडिंग द सर्विस। उसके बाद आप ये भी देखिएगा टैक्सेशन सर्विसेज। अच्छा, टैक्सेशन सर्विसेज में यहाँ पे ना कोड के अंदर अब 4 तरह की टैक्सेशन सर्विसेज है, मैं आपको सिर्फ उसका जर्नल बताता हूँ। एक तरह की टैक्स सर्विस जो है वो बिल्कुल अलाउड है, वो है टैक्स रिटर्न की प्रिपरेशन। पे भी इफेक्ट आता है तो उसके अंदर फिर कोड के तरह, तो टैक्स रिटर्न की प्रिपरेशन पोजेस नो थ्रेट, तो दैट इज अलाउड। ठीक है, जिस तरह अगर मैं आपको ये हाईलाइट कर सकूं इस पॉइंट को, जो मैंने अभी आपसे बात की टैक्स सर्विसेज में टैक्स रिटर्न प्रिपरेशन की, अगर मैं बात करूँ आपसे, सारी तमीज बांधने के बाद वो फाइनली कह रहा है कि प्रोवाइडिंग सच सर्विसेज डज नॉट जनरली क्रिएट ए थ्रेट टू इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो वो टैक्स रिटर्न प्रिपरेशन जो है वो अलाउ है। उसके अलावा जो और टैक्स सर्विसेज हैं, अगर वो क्लाइंट हमसे कोई टैक्स की कैलकुलेशन करवा रहा है, टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट कर दें, ये इसका मटीरियल इफेक्ट होगा तो हम नहीं करेंगे। फिर इसी तरह अगर क्लाइंट हमसे कह रहे हैं कि जनाब आप हमें 4 तरह की मैंने सर्विसेज कही थी, टैक्स प्लानिंग कर दें या कोई और टैक्स एडवाइजरी, इसके अंदर देखना पड़ेगा कि उसका क्या है। जो टैक्स रिटर्न प्रिपरेशन है उसमें तो सीधा सीधा कोई मसला नहीं है। तो ये तीसरी होगी, इसको कंबाइंड टैक्स प्लानिंग के। और चौथी वाली अभी शायद आगे है, ये जो आपको पता है, कमिश्नर अपील के पास हम जाते हैं, ट्राइब्यूनल में जाते हैं, असिस्टेंस इन रेजोल्यूशन ऑफ टैक्स डिस्प्यूट। उसमें भी ध्यान रखना है कि वो बहुत ज़्यादा मटीरियल अमाउंट ना हो, बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड केस ना हो, वरना हमारी फिर कॉम्प्रोमाइज़ होनी शुरू हो जाती है। इसके बाद अगला पॉइंट है, अगेन ये भी बहुत ज़्यादा टेस्ट होता है, इंटरनल ऑडिट सर्विसेज। यानी हम एक कंपनी का ऑडिट या रिव्यू कर रहे हैं, ये जो 290 अप्लाई हो रहा है ना, मैं दोबारा लेके हूँ आपको 290 के कंटेंट पे। ये 290 सेक्शन है क्या? ये उन सिचुएशंस को डील कर रहा है जहाँ पे हम अपने क्लाइंट का या ऑडिट कर रहे हैं या रिव्यू कर रहे हैं। तो ये जो भी हम पढ़ रहे हैं वैल्यूएशन सर्विस का मतलब है ऑडिट और रिव्यू के साथ हम उसकी वैल्यूएशन सर्विस कर रहे हैं या टैक्स सर्विसेज दे रहे हैं, या अब हम पढ़ने लगे हैं ऑडिट या रिव्यू के साथ साथ हम उसको इंटरनल ऑडिट की सर्विसेज देने लगे। अब सबसे पहले ये जर्नल, इसके अंदर इंपॉर्टेंट है 290.189। यहाँ उसने आपको एग्जाम्पल्स दी हैं कि ये आपको कैसे हेल्प होगा, कि एग्जामिनर आपको स्ट्रेट नहीं बताएगा इंटरनल, वो कह रहा है कि आप क्लाइंट को इस तरह की सर्विसेज दे रहे हैं। तो यहाँ उसने डिफाइन किया कि इंटरनल ऑडिट के अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हो सकती हैं। क्लाइंट आपसे कह रहा है मेरे इंटरनल कंट्रोल मॉनिटर कर दें, क्लाइंट आपसे कह रहा है मेरी फाइनेंशियल ऑपरेटिंग एग्जामिन करें, रिव्यू ऑफ ये 3 E's होते हैं, इकोनॉमी, एफिशिएंसी, रिव्यू ऑफ कंप्लायंस। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरनल, ये यहाँ से आपको एग्जाम्पल पिक करनी पड़ेगी, अरे ये तो इंटरनल ऑडिट की असाइनमेंट लग रही है। अच्छा जी, इसके बाद फिर नेक्स्ट पॉइंट है 290.190। आपको पता है अगर हम ऑडिट के साथ कोई और सर्विस करें तो यूजुअली दिस क्रिएट्स ए सेल्फ रिव्यू थ्रेड। और सेल्फ रिव्यू हम खुद वाकिफ हैं, एक काम पहले किया हुआ है उसी स्टाफ मेंबर से आप दूसरी कैपेसिटी में ऑडिट करवाएंगे,
तो एक तो वो अपनी गलती को, एरर को हाईलाइट ही नहीं करेगा, अगर वो पहली बार करेगा ही नहीं, अगर वो उसको कोई चेक ही नहीं करेगा, पहले तो यार मैंने तो किया था, इसमें क्या परचेजेस तो वो पहले चेक करके गया, अब आपने एक्सटर्नल ऑडिट भेजा, उसे कहा परचेजेस वेरीफाई करो, वो गया यार परचेजेस का सिस्टम मैंने तो चेक किया था, दोबारा चेक करने का क्या फ़ायदा, चेक ही नहीं करेगा, और अगर चेक कर भी ले इंडिपेंडेंटली तो उसमें कोई एरर उसे नजर आएगा तो शायद वो उसका हाईलाइट नहीं करेगा, क्योंकि ही वॉज द वन हु चेक दिस एरिया अर्लियर, और उसकी अपनी फिर इनएफिशिएंसी हाईलाइट होगी, उसकी पोजीशन कॉम्प्रोमाइज होगी। सेल्फ रिव्यू थ्रेड से आप फेमिलियर हैं। लेकिन मैं इसी सेक्शन में एक और इम्पोर्टेंट बात करने लगा, ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात है। If the firm's personnel assumes a management responsibility when providing internal audit service to an audit client, the threat created would be so significant that no safeguard could reduce the threat to an acceptable level. Accordingly, a firm personnel shall not assume a management responsibility when providing internal audit services to an audit client. ये बड़ा important thing, fine point है। देखिए कंपनी को जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, दे आर द डायरेक्टर्स, दे आर दी रिस्पॉन्सिबल पर्सन। तो मैनेजमेंट जो मुख्तलिफ हायरिंग करती है, एम्प्लॉयज़ रखते हैं, वो सारे मैनेजमेंट को हेल्प आउट करते हैं, और अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट की है। इसकी मैं एग्जांपल ऐसे दे सकता हूँ कि सपोज कंपनी का एक एम्प्लॉई जो है वो कोई SECP में सपोज कोई फॉर्म फाइल करना था, वो फॉर्म बनाता तो जाहिर है उनको वो स्टाफ का बंदा है, लेकिन उस पर साइन जो है वो CEO ने किया, डायरेक्टर ने किया, SECP में फाइल कर दिया। अब वो गलती रहेगी, SECP से नोटिस जो आएगा वो कंपनी डायरेक्टर को आएगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है SECP की नज़र में? क्या वो एम्प्लॉय रिस्पॉन्सिबल है या वो कंपनी और उसके डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबल है? यस, डायरेक्टर, क्योंकि दे हैव द प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी। SECP मैनेजमेंट को शो कॉज नोटिस देगा, उनको फाइन पेनल्टी जो भी करना है। हाँ, वो डायरेक्टर फिर अपनी कैपेसिटी में उस एम्प्लॉय की सर्जनिश करेंगे, उसको जो भी एक्शन लेना है वो लेंगे, बट SECP के सामने वो ये नहीं कहते भाई मैंने थोड़ी बनाया है, इसने किया है, इस ये जाने और आप जाने, मेरा क्या कसूर है, जिसने ड्राफ्ट किया जो लेके आया मैं साइन करके दे दिया। यही फर्क होता है मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो याद रखें, हमने इंटरनल ऑडिट सर्विस करनी है या कोई और सर्विस भी करनी है एज एन ऑडिटर, एज एन ऑडिटर हम मैनेजमेंट को असिस्ट कर रहे हैं, बट वी आर नॉट रिप्लेसिंग देम ऑफ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, और जब हम टैक्स रिटर्न क्लाइंट के लिए हम टैक्स रिटर्न बनाते हैं, टैक्स रिटर्न बना के फाइल करते हैं, उसमें कुछ शॉर्टफॉल आ गया, टैक्स कम जमा हुआ है, तो FBR वो और वो उस चार्टर्ड अकाउंटेंट से फर्म से कहेगा भाई टैक्स जमा करो, क्योंकि तुमने क्लाइंट की रिटर्न जमा कराई है, ये तो गलत कैलकुलेट हुई है इनकम का, मतलब, या वो कंपनी ही टैक्स जमा कराएगी, बेशक उसके ऑडिटर ने उसको टैक्स एडवाइजर की जरूरत नहीं। कौन रिस्पॉन्सिबल है? कंपनी। ये है मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल। हम ठीक है, हमने अगर रिटर्न गलत बनाई, कंपनी हमारे साथ अलहदा से एक्शन लेके हमें कोर्ट में लेके जा सकती है, जनाब आपने कॉम्पिटेंटली काम नहीं किया, हमें इतना डैमेजेस हुए, हमें इतना फाइन लग गया, पेनल्टी लगी, वो तो कंपनी को भरना है, कंपनी आगे एक्शन लेगी। यही इंटरनल ऑडिट में भी है। जब मैनेजमेंट या कंपनी हमें हायर करती है ना एज इंटरनल ऑडिट, इसका मतलब ये नहीं है कि हम रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे। इंटरनल ऑडिट को बनाना चलाना मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम उनको असिस्ट करेंगे। तो बेसिकली हम मैनेजमेंट को जब इंटरनल कंट्रोल में वीकनेसेस निकलती हैं, उनको हम रिकमेंडेशन देते हैं, हम रेकमेंड करते हैं, हम इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। हम फैसला नहीं करेंगे कि ये सिक्योरिटी गार्ड सही काम नहीं कर रहा, इसको तुम फारिग हो, उसकी का नया बंदा ले। हम मैनेजमेंट को कहेंगे कि हमें ये लग रहा है नहीं, हम रेकमेंड करते हैं कि इसको चेंज किया जाए। इट वुड बी अप टू दी मैनेजमेंट टू डिसाइड कि वो चेंज करना है या नहीं करना। तो एज लॉन्ग एज यू आर सजेस्टिंग, यू आर रिकमेंडिंग टू द मैनेजमेंट, इसका मतलब है कि मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल। लेकिन अगर आप मैनेजमेंट ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दी, जनाब आपने ही चलानी है कंपनी, आपने परचेज फंक्शन सेल, आपने डिसाइड करना है किससे परचेज करेंगे, किसको सेल करेंगे, क्या डिस्काउंट रेट होगा, क्या मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होगा, तो इसका मतलब है हम मैनेजमेंट मानेंगे, और फिर एक मैनेजमेंट अपनी कंपनी को ऑडिट खुद नहीं कर सकती। तो ये याद रखना है, इंटरनल ऑडिट सर्विस करते हुए हमने कोई मैनेजमेंट पोजीशन एज्यूम नहीं करनी, क्योंकि अगर हमने मैनेजमेंट पोजीशन एज्यूम कर ली तो फिर तो हम ऑडिट ही नहीं कर सकते।
तो यही वो कहा जा रहा है कि सेल्फ रिव्यू थ्रेड तो आएगा बट मैनेजमेंट थ्रेड नहीं होना चाहिए उसके अंदर। मैनेजमेंट शुड ऑलवेज बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट फंक्शन। अच्छा, मैं बस क्लास एंड करने से पहले मैं आपको मार्क करा दूं इस इंटरनल ऑडिट के लिए। 290.190 पढ़ेंगे, इसके बाद आप 290.191, इसमें आपको वो एग्जाम्पल दे रहा है। अब वो खुद बता रहा है कि ये इंटरनल ऑडिट की सर्विसेज ये हैं जिसके अंदर मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी, तो ये अलाउ नहीं है। उसने खुद लिस्ट दे दी है, तो एग्जाम में आपको खास ख्याल रखना पड़ेगा। और उसके बाद फिर कुछ स्पेशल रूल्स, वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आगे मार्क नहीं करा रहा, आगे आ रहा हूँ। 290 पॉइंट ऑडिट लाइन, ये जो पैराग्राफ है ये सिर्फ अप्लाई हो रहा है इन केस ऑफ, इससे पहले जर्नल बात थी और यहाँ पे पाई वाली बात। तो हम यहाँ पे रुक जाते हैं, इससे रिलेवेंट कुछ क्वेश्चंस भी हैं बट वो फिर मैं आपके साथ नेक्स्ट क्लास में चाहूँगा। तो मैं एक मिनट ठहरे, मैं जरा जस्ट कंफर्म कर लूँ। जस्ट वन सेकेंड, 1 मिनट। अच्छा चलो, वो मैं आपके साथ नहीं, अभी कोड ऑफ एथिक्स खत्म नहीं हुआ, और भी चीज़ें इसमें करनी है, देखने वाली हैं। तो नेक्स्ट क्लास में भी हमारा कुछ टाइम लगेगा एंड आई एम रियली होपिंग कि नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम क्वालिटी कंट्रोल, इसी ग्रेड के अंदर एथिक्स के अलावा क्वालिटी कंट्रोल और करंट इश्यूज हैं। करंट इश्यूज हम एंड में जस्ट स्टडी टेक्स्ट में बात करेंगे, लेकिन क्वालिटी कंट्रोल इंशाल्लाह हम होपिंग के नेक्स्ट क्लास में ये कोड ऑफ एथिक्स खत्म करके जो मैंने मार्क कराए उसको पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट में और मार्क भी कराऊंगा, समझाऊंगा भी, क्वेश्चन भी करेंगे, और फिर नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हमें इतना टाइम मिलेगा कि हम क्वालिटी कंट्रोल को स्टार्ट कर पाएंगे इंशाल्लाह। तो आपने टेस्ट कुछ लोगों ने दिया, अगर नहीं दिया अभी भी तो प्लीज़ कल तक जरूर टेस्ट दे दें, ये टेस्ट नंबर 2। तो नेक्स्ट वीक में फिर हम कंटिन्यू करते हैं, मंडे को इंशाल्लाह कोड ऑफ एथिक्स से और क्वालिटी कंट्रोल में जाएंगे, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में ही मैं कोशिश करूंगा कि ट्यूसडे को हम एटलीस्ट ऑडिट रिस्क ग्रेड ए के अंदर स्टार्ट कर लें इंशाल्लाह, एवरीथिंग गोज वेल। तो थैंक यू वेरी मच जी, आपकी नेक्स्ट क्लास का टाइम भी हो गया है। सो मी साइनिंग ऑफ, सेइंग गुड बाय एंड गुड नाइट, टेक गुड केयर, अल्लाह हाफिज़।